पहले समझ लीजिए उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी पूर्व। उससे भी पहले आइए हम बात करते हैं। एक समय की बात है जब समय उत्तर वैदिक काल का था। उत्तर वैदिक काल का समय चल रहा था। उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश का नाम महर्षि देश था। एक समय की बात है और वो है उत्तर वैदिक काल की। उस समय उत्तर प्रदेश को महर्षि देश के नाम से जाना जाता था। किस देश से? सॉरी, ब्रह्मर्षि देश के नाम से जाना जाता था, या मध्य देश है, ब्रह्मर्षि देश या मध्य देश के नाम से जाना जाता था। किस समय में? उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक समय में, उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मर्षि देश या मध्य देश के नाम से जाना जाता था। उसके बाद 1836 तक तो यही नाम चला और 1836 को उत्तर पश्चिम प्रांत नाम रखा गया। ये हमारा पहला नाम था। समझ गए क्या नाम था? ब्रह्मर्षि देश, मध्य देश, पहला नाम। दूसरा उत्तर पश्चिम प्रांत 1936 से पहले पहला नाम था। 1936 को दूसरा नाम मिला और 1836 को दूसरा नाम मिला और 1877 को इसका तीसरा नाम पड़ा उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध। उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध, इसमें और जोड़ दिया गया। उत्तर पश्चिम प्रांत 1836 में पहले नाम पड़ा, तीसरी बार फिर इसका उत्तर पश्चिम प्रांत तो था ही, उसमें आगरा और अवध ऐसे जोड़ दिया गया, बढ़ा दिया गया। उत्तर पश्चिम प्रांत 3 शब्दों से बना था, इसको 3 दूनी 6 शब्दों से बनाया गया। उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध, इतना ये 6 शब्दों से बनाया गया। कब? 1977 में। 1977 के बाद इसका चौथी बार नाम पड़ा। तीसरी बार समझ गए, दूसरी बार क्या नाम पड़ा समझ गए, तीसरी बार क्या नाम पड़ा और कब पड़ा समझ गए। चौथी बार इसका नाम आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कह दिया गया। उत्तर पश्चिम प्रांत का नाम संयुक्त प्रांत रख दिया गया और संयुक्त प्रांत। और अभी अवध जो लगाया गया था, आगरा और अवध, आगरा एवं अवध, वो भी लगा है चौथी बार में। आगरा एवं अवध लगा है और उत्तर पश्चिम पर संयुक्त, आगरा अवध का संयुक्त प्रांत, ये नाम रखा गया। आगरा अवध का संयुक्त प्रांत 1902 ईस्वी में रखा गया। यहाँ देखिए, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत ये रखा गया 1902 में। ठीक है, पहले क्या था? ब्रह्मर्षि देश, मध्यकाल, उत्तर वैदिक काल में एक समय की बात है। उत्तर पश्चिम दूसरी बार नाम पड़ा 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत, तीसरी बार 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध। आगरा एवं अवध लगा रहा और 1902 में बदल कर ये जो उत्तर पश्चिम है, ये जो उत्तर पश्चिम ये है, इसका नाम कर दिया संयुक्त। और ये आपका आगरा अवध वैसे ही रहा, तो आगरा अवध का संयुक्त प्रांत ये हुआ आपका चौथी बार। और पाँचवीं बार फिर यहाँ पे संयुक्त प्रांत 1936 को रखा गया, 1937 को पाँचवीं बार संयुक्त प्रांत रखा गया। और छठवीं बार इसको 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम पड़ा। क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य था और उत्तराखंड भी तब इसी में मिला था। बहुत बड़ा राज्य था, 13 राज्य उत्तराखंड बनाया गया अलग करके, वो इसलिए कि वहाँ पहाड़ी क्षेत्र था। तो कोई भी राज्य का बंटवारा होता है तो उसके भौगोलिक दृश्य को देखते हुए वहाँ की ज़रूरत, व्यापार, आजीविका, लोगों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए समवर्ती बना रहे, समान दृश्य में बना रहे, विभिन्नता ना हो उस प्रदेश में, विभिन्नता ना हो, और एक तरह से एक सेवा अगर वहाँ लागू की जाए तो सबको वो समान रूप से मिले। और पहाड़ी क्षेत्र अलग से, तो पहाड़ियों में कुछ अलग सुविधाएं जारी की जाती हैं, तो इसलिए उसको एक नया राज्य बनाया गया उत्तराखंड। तो वहाँ पे जो भी सेवाएं होंगी पहाड़ को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे लागू की जाएंगी। तो इस तरह से राज्य का बंटवारा हो जाए। तो उत्तर प्रदेश से फिर 9 नवंबर सन 2000, अभी ये 1950 में इसका उत्तर प्रदेश, और ये 50 साल बाद फिर से इसका छठवीं बार संशोधन हुआ। मतलब नाम तो नहीं बदला गया लेकिन क्षेत्र कम कर दिया गया और इसका क्षेत्र जो बढ़ गया है उसका उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है वो प्रदेश। 9 नवंबर सन 2000 की बात है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी राजधानी की। राजधानी सबसे पहले इसकी थी आगरा, 1858 तक आगरा ही रही, 1858 तक। और उसके बाद फिर ये इलाहाबाद राजधानी बनी। 1858 से 1921 तक इलाहाबाद राजधानी थी और 1921 के बाद लखनऊ हो गई राजधानी, जो अब तक है। ठीक, तो लखनऊ से पहले राजधानी इलाहाबाद में थी, 58 तक रही और 1858 तक, 1857 नहीं, और 1958 के बाद फिर आगरा हो गई। ठीक, 58 के पहले आगरा हो गई, पहले आगरा रही थी। ओके। उत्तर प्रदेश की जलवायु की बात करें तो जलवायु यहाँ पे समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय है। समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय मतलब सम मतलब समान शीत मतलब ठंडी भी है, शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय, उष्ण मतलब उष्मीय मतलब गर्मी भी है, उष्मीय भी है, और शीतोष्ण शीत भी है, उष्ण भी है, कटिबंधीय है मतलब कटिबंध मतलब वन भी है। हर तरीके से इसकी बहुत ही अच्छी जलवायु है इस प्रदेश की। तो इस प्रदेश की जलवायु का नाम समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय है। जलवायु अच्छी होने के कारण यहाँ पे खेती बाड़ी कृषि का काम बहुत बढ़िया होता है, जिस कारण से अभी भी शहर में लोग बहुत कम और देहात में यहाँ पे बहुत अधिक, लगभग 73% तक अभी गाँव में लोग रह रहे हैं और मात्र 27-28% ही शहर में लोग रह रहे हैं। जलवायु अच्छी होने के कारण लोग यहाँ खेती करना बहुत पसंद करते हैं। अब जलवायु की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे गंगा नदी जो है, क्योंकि ये गंगा यमुना से ही और भी बढ़िया जब सिंचाई की जो आवश्यकता हो जाती है तो और मस्त हो जाता है ना। तो यहाँ पे गंगा यमुना में हिमालय से स्रोत होकर जो निकलती हैं, ये जो हिमालय का स्रोत जो उत्तर प्रदेश से होकर, हिमालय से स्रोत जिनका है, जिन नदियों का, और उत्तर प्रदेश में आती हैं, हमारे यहाँ आती हैं। हिमालय से जिन नदियों का स्रोत है, स्रोत तो कई नदियों का है, लेकिन जो नदियाँ हमारे यहाँ आती हैं उत्तर प्रदेश में वो मैं उनकी बता रहा हूँ। जैसे कि हिमालय से निकल कर देखो गंगा भी आई है हमारे प्रदेश में, और भी कहीं होंगी, इधर नहीं कहते। यमुना आई है अपने यहाँ, शारदा भी आ गई थी अपने यहाँ। ये सब हमारे प्रदेश को फेवर में थी, इसलिए आ गई।
सपोर्ट में थी। कौन कौन नदियाँ सपोर्ट में थी हमारे? गंगा सपोर्ट में थी, यमुना सपोर्ट में थी, शारदा सपोर्ट में थी, गंडक सपोर्ट में थी, रामगंगा भी अपनी सपोर्ट में थी, राप्ती नदी भी अपने सपोर्ट में थी, अपने प्रदेश के सपोर्ट में। इसीलिए तो अपने प्रदेश में आई है, मिली है। नहीं, हमारे से तो और भी नदियाँ निकली थी, और क्यों नहीं आई अपने प्रदेश में? ठीक है, जैसे कि अभी जब चाइना और हमारे युद्ध की बात होती है तो हमारे इंडिया के सपोर्ट में जैसे रूस आ गया, अमेरिका आ गया, जापान आ गया, ब्रिटेन आ गया, तो इस तरह से हम लोग बहुत अच्छा महसूस करते हैं कि हमारे साथ ये देश है, ये देश है, ये देश। इसी प्रकार हमारे प्रदेश के साथ ये नदियाँ हैं, ये नदियाँ हैं। यहाँ पे जो जिनकी आजीविका, जो यहाँ नागरिक रह रहे हैं, उनकी आजीविका को पूरा करने के लिए ये नदी भी आ रही है। कौन सी? गंगा नदी भी आ रही है बेचारी, यमुना भी आ गई बेचारी, शारदा भी आ गई, गंडक भी आ गई, रामगंगा और राप्ती। इन सभी नदियों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जितनी नदियाँ हैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रदेश में आई, हमारे नागरिकों को सेवा प्रदान की है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कौन करें? योगी। किनसे करें? नदियों से। वैसे मैंने कहा था कि हर जिला को सजीव मान लो, हर नदी को सजीव मान लो, जिसको जिससे ज्ञान लो, जिसको ज्ञान खोपड़ी में भरना है उसको सजीव मान लो मेरे भाई, और तब उससे बात करो भाई, बात करो उससे। ओके, तो अब ये गंगा हो गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे ये नदी कुछ है हमारी जो यमुना की उप नदी है। ये यमुना नदी की उप नदी, जैसे यमुना नदी की उप नदी आती हैं ये आपकी हिंडन, चंबल, बेतवा, केन नदी, ठीक है, और सिंध नदी। हिंडन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदी, ये सिंध है आपकी। तो हिंडन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदी। तो हिंडन हमने बताया था यमुना में, ये चूँकि यमुना नदी सिर्फ अपने यूपी में चली, तो यूपी में ही कहीं ना कहीं किसी न किसी जिला में ये हिंडन नदी यमुना में जुड़ गई होंगी, क्योंकि इसके सहायक नदी है यमुना की, तो जुड़ी होंगी किसी जिला से। हिंडन, चंबल भी किसी जिला में जाकर जुड़ी होगी, सिंध भी, बेतवा भी, केन भी जाके यमुना में जुड़ी होंगी। अब वो जिला कौन से हैं तो आपको मैं बता दूं कि ये जो हिंडन नदी है, ये जैसे ये यमुना है तो हिंडन नदी आई यहाँ पे और यहाँ पे जुड़ गई, और ये स्थान को बोला जाता है गौतम बुद्ध नगर। और उसी प्रकार ये चंबल नदी आई और यहाँ पे घुस गई, और इस स्थान को बोलते हैं चंबल नदी, इटावा कहते हैं यहाँ पे, इटावा। और फिर ये सिंध नदी आई, उसके बाद बेतवा नदी आई, बेतवा ललितपुर में आके जुड़ती है, ठीक है, ललितपुर में। केन नदी आई, ये बांदा में आके जुड़ती है, ठीक है। हमने ट्रिक भी बताई थी, जैसे यमुना मुँह है तो ये हो गया इटावा, और ये हो गया आपका चंबल, ये चंबल हो गया यहाँ पे, ठीक है। जैसे यमुना में होता है ये हो गया मुँह, तो ये इसको बताया था इटावा, और ये यहाँ पे बताया था चंबल, तो माँ में हो गया इटावा और चंबल, ठीक है। इसको बताया था सिंधु नदी, ऊ की मात्रा सिंध, और यहाँ पे हमने बताया था एक नदी हिंडन, यहाँ पे हिंडन है, ठीक है, जो ये गौतम बुद्ध यहाँ पे, ठीक। तो अभी आपने देखा हिंडन, चंबल और सिंध। अब यहाँ पे यमुना, ये हो गया ना, तो ये हो गया ये नानल, इससे होगा आपका बेतवा नदी, ठीक है। और ये आपका जो बड़ा की मात्रा इसमें केन नदी, का हो गया यमुना में, और इसी नाम में हमने बनाया था ला, तो यह ललितपुर, तो नाम में बनाया था ला ललितपुर, और नाम में ही बनाया था बा, तो हो गया बेतवा नदी ललितपुर में मिलती है, केन नदी आपके। तो इस तरह से ये यमुना की उप नदियाँ हैं। क्योंकि देखिए गंगा नदी आपकी मान लेते हैं कि ये आपकी गंगा नदी है, ठीक। अब एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, तो दोस्तों जैसे ये आपकी गंगा नदी है, अब गंगा नदी के बाएं से मिल रही है, जैसे कि यहाँ पे इस आप लाइन को देखिएगा, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, ये लाइन में हमने लिखा है गंगा नदी, यहाँ से ये जो बाएं से आती है गंगा नदी के बाएं से मिलने वाली नदियों के नाम। तो बाएं से मिलने वाली नदी है जैसे गंडक पहली, दूसरी है राम गंगा, ये बाएं इधर, ये जैसे ऐसे बह रही है गंगा नदी, ऐसे बह रही है, तो इधर का साइड का ये सब क्या है, बायां साइड है नदी का, ये बायां साइड है, और ये दायां साइड है नदी का। तो बाएं साइड से जो मिल रही है गंडक मिल रही है, राम गंगा मिल रही है, ताप्ती नदी मिल रही है, और गोमती नदी मिल रही है बाएं साइड से, ठीक है। और दाएं साइड से आपकी दो नदी है, यमुना भी आपकी बाएं से नहीं दाएं से मिलती है, इधर से ये यमुना नदी मिलेगी एक, कहाँ पे, ये तो प्रयागराज में, यहाँ मिलेगी, यहाँ पे यमुना नदी, ठीक है, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम। और ये इस, तो ये क्या है, दो नदियाँ हैं, एक तो यमुना हो गई और एक बाएं साइड से, इसका नाम है सोन। क्या नाम है? सोन। मित्रों आपको एक और बात बता दें कि गंगा के किनारे जो शहर हैं, जो प्रमुख शहर है, जैसे कि आपका ये जो गंगा है, एक मिनट, जैसे कि ये आपकी गंगा नदी है, इसके आप इधर आइए, यहाँ पे आपको कानपुर मिलेगा, फिर उसके बाद प्रयागराज मिलेगा, और फिर उसके बाद यहाँ वाराणसी मिलेगा, ठीक है। तो ये तीन प्रमुख। गंगा के बाद यदि यमुना की बात करें तो मान लेते हैं कि ये आपका यमुना है, और यमुना में एक मिनट, यमुना यहाँ से ऐसे, तो ये यमुना है, इस पे आपकी जो बसें हैं मथुरा, यहाँ पे आपका मथुरा बसा हुआ है, ठीक है, और फिर आगे आपका कौशाम्बी बसा हुआ है, ये फतेहपुर में, ठीक है, यहाँ पे कौशाम्बी, ये आपका मथुरा हो गया, ये आपका इधर कौशाम्बी हो गया, यहाँ कुछ नहीं। तो इस तरह से मथुरा और कौशाम्बी दो आपके विशेष शहर हैं यमुना नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो सबसे ऊंचा बांध रामगंगा है, जो गंगा के बाईं ओर से मिली थी, गंगा के कहाँ बाईं ओर से मिली थी, इसी रामगंगा नदी पर एक बांध बनाया गया, सबसे ऊंचा बांध, ठीक है। ये कुछ दूरी ऊंचाई ली जाती है बांध की, सबसे ऊंचा बांध बनाया गया है किस पे, रामगंगा नदी पे। सबसे बड़ी नहर जो है वो शारदा नहर है। सबसे बड़ी नहर क्या है? सबसे बड़ी नहर शारदा नहर, पता नहीं कैसे होगी। देखिए ये जो बांध बना है रामगंगा बांध जो बना है, रामगंगा नदी पर जो बांध बना है, इसको योगी जी ने अकेले बनवाया है, प्रधानाचार्यों ने कहते। फिर इन्होंने और प्रधानाचार्यों से मिला, जैसे कि अपने ये मध्य प्रदेश और इधर हरियाणा इस स्कूल के प्रधानाचार्य, मध्य प्रदेश वाले स्कूल के प्रधानाचार्य, और इधर नीचे झारखंड वाले स्कूल के प्रधानाचार्य, तीनों प्रधानाचार्य योगी जी हो गए। सॉरी, इधर हरियाणा वाले नहीं यार, योगी जी, मामा जी और यहाँ झारखंड वाले जी, तीनों मिलकर बांध बनाया, बाण सागर बांध। इसका नाम क्या है? बाण सागर बांध,
बाण बाण क्यों रखें? क्योंकि एक तीर मारे योगी जी, एक तीर मारे तो मामा जी एमपी से, और एक तीर झारखंड से मारे। तो मामा जी ने 2 तीर मारा, लेकिन किससे? सब बाण से मारा। मामा जी ने 2 तीर मारा, इसलिए उनको 2 हिस्सा, इस बांध से 2 हिस्सा पानी मामा जी को मिलता है, 1 हिस्सा पानी योगी जी को और 1 हिस्सा पानी झारखंड को। तो इस बांध से पानी का अनुपात 1:2:1 है। 1:2:1, मतलब कि योगी जी, मामा जी, झारखंड जी 1:2:1। और ये बाण कहाँ छोड़ रहे थे? सोन नदी पर छोड़ रहे थे। सोन नदी पर बांध बनाया गया था। ठीक है, सोन नदी क्या थी? गंगा नदी के दाईं ओर से क्या था? दाईं ओर से, ये इधर से गंगा नदी में इधर से जुड़ी थी सोन नदी। तो इस सोन नदी पर फिर बांध बनाए थे। ठीक है, यहाँ पे योगी जी ने 3 बाण मारा, और यहाँ मध्य प्रदेश से मामा जी ने 2 बाण चलाए, और यहाँ झारखंड से 1 बाण चला दिए। तो इस तरह से यहाँ पे ये बन गया आपका बाण सागर बांध। कौन सा? बाण सागर बांध। और ये सोन नदी पर बनाया गया है। ये देखिए, यूपी में 1, एमपी में 2, झारखंड में 1, और ये सोन नदी पर बनाया गया है। तो कुछ परियोजनाएं हैं, जैसे कि लौह कुश बैराज परियोजना, ये कानपुर में है। परियोजना का मतलब यही विद्युत प्लांट लगाना है, या और कोई प्लांट परियोजना। ये योगी जी ने ही किया कानपुर में, अकेले, किसी के सहयोग नहीं लिया। क्या तुम भी बाण मारो? अकेले बाण मारा, लौह कुश बैराज परियोजना तैयार हो गई। फिर से बाण मारा, रिहंद घाटी परियोजना तैयार हो गई। कहाँ? सोनभद्र में, और ये कानपुर में तैयार हो गई। फिर एक बाण और ठोक दिए, ये गोकुल बैटल परियोजना, बैरज, गोकुल बैरज परियोजना आगरा में, आगरा मथुरा में बाण चला दिए। तो ठीक है, कहाँ? आगरा और मथुरा में, यहाँ पे आगरा और मथुरा, गोकुल बैराज परियोजना आगरा और मथुरा में। ठीक है, उसके बाद फिर से ये आपका हथनी कुंड बैराज परियोजना, ये चला दिए, हथनी कुंड बैराज परियोजना। या फिर आप योगी जी ने तीर मारा, मध्य प्रदेश इन्होंने भी मारा, राजस्थान से भी तीर एक आया, दिल्ली से भी एक तीर आया, यहाँ से दिल्ली से आया, और ये हिमाचल प्रदेश से भी एक तीर आया। ठीक है, इस तरह से हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से आया, राजस्थान से आया, हिमाचल प्रदेश से आया, उत्तर प्रदेश से आया, और मध्य प्रदेश से आया। ठीक है, दिल्ली से भी आया। तो समझिए ना, यूपी से, दिल्ली से, हरियाणा से, राजस्थान से, और ये मध्य प्रदेश से, ये आपके 5 जगह से बाढ़ आया, और बन गया कौन सा? हथनी कुंड बैराज परियोजना। ठीक, आज मैं भारत के एक राज्य के बारे में बात करने जा रहा हूँ, और मुझे गर्व होता है मैं इस राज्य में जन्म लिया हूँ, और काफ़ी इंटरेस्ट सा लग रहा है कि सारी जानकारियाँ जितनी मैंने यहाँ पे इस वीडियो में बताना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है बताने में भी और सुनने में भी, और इन फ्यूचर जानकारी इकट्ठा करने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये वीडियो देखने के बाद आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए, शुरू करते हैं। भारत का एक राज्य उत्तर प्रदेश उम्मीदों का प्रदेश कहा जाता है। उत्तर प्रदेश एक सबसे बड़ा जनसंख्या में राज्य है भारत का। बात करें उत्तर प्रदेश के भौगोलिक दृश्य पर, तो हम इसमें भौगोलिक दृश्य भी बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के इतिहास के भी बारे में बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के मंडल के बारे में बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की सीमाओं के बारे में बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के मंडल के ज़िलों के बारे में बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के ज़िलों के ब्लॉकों के बारे में बात करेंगे, गाँव के बारे में बात करेंगे, और उत्तर प्रदेश के राज्यों में कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन सी नृत्य किए जाते हैं, कौन से गीत गाए जाते हैं, जन्मोत्सव पर कौन से गीत गाए जाते हैं, कहाँ पर, और शादी ब्याह पर कौन से गीत गाए जाते हैं, कहाँ पर, इनकी भी हम चर्चा करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। और हम बात करेंगे किस राज्य में कौन सी झीलें हैं, उस राज्य में झील कितनी है, उस राज्य में नदियाँ कितनी हैं, उस राज्य में उसका व्यापार क्या है, उस राज्य की इतिहास क्या है, उस राज्य बड़े जिला, इसमें राज्य उत्तर प्रदेश के ज़िलों, प्रत्येक ज़िले में, उस ज़िले में भाई राज्य की तो हम बात करेंगे ही, क्या बोली है, क्या इसका गीत है, राज्य का लोग राजकीय गीत, राजकीय पुष्प, राजकीय भाषा, इसकी ऑफिशियल भाषा, ये सब हम बात करेंगे। लेकिन हम ज़िलों की बात करेंगे। यहाँ विशेषता ये है कि ज़िलों में भी हम लोग बात करेंगे कि कैसी उसकी बोली है, यहाँ पे कौन से जनजाति रह रहे हैं, कौन सा गीत गाते हैं ये जनजाति लोग, और किस मुहूर्त में ये गीत गाते हैं, और कौन सा खेल है, और क्या इतिहास है इसका यहाँ पे, और इस ज़िले में कितने ब्लॉक हैं, इस ज़िले में नेशनल हाईवे कितने से कितने तक का
NH71, NH77, NH डैश डैश डैश। इस ज़िले का यूपी नंबर कितना है? तो इस ज़िले का यूपी नंबर देख लिया हमने। इस ज़िले का इतिहास भी जान। वन व्यापार वन डिस्ट्रिक्ट योजना के अंतर्गत इस ज़िले में कौन सा व्यापार को बढ़ावा दिया गया है, ये भी हम सब देखेंगे। यदि मैं किसी राज्य के बारे में बताने अब जा रहा हूँ तो मुझे सर्वप्रथम, जैसे कि शिकागो सम्मेलन में देर स्वामी विवेकानंद जी, तो लेट स्टार्ट। प्यारे भाइयों एवं बहनों, उत्तर प्रदेश के सभी रहने वाले नागरिकों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस धरती पे, उत्तर प्रदेश की पावन धरती पे रह रहे हैं, इसमें कई महान और तपस्वी की भूमि कही जाती है। इसका इतिहास, इसके विशेषताएं, इसका रहन सहन, सब कुछ गौरवशाली है। तो आओ हम शुरू करते हैं इस गौरवशाली इतिहास को। इस राज्य के प्रथम नागरिक राज्यपाल सन 2021, अभी वीडियो बना रहे हैं हम, तो इस समय आनंदीबेन पटेल राज्य के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। राज्य के दूसरे व्यक्ति आदरणीय श्री मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी, और राज्य के तीसरे व्यक्ति श्री आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, और इसी श्रृंखला में श्री दिनेश शर्मा जी को धन्यवाद। मुख्य सचिव राज्य के, उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी जी को धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी जी को धन्यवाद। राज्यपाल जी प्लेस XYZ, योगी आदित्यनाथ जी का प्लेस गोरखनाथ, दिनेश शर्मा जी का प्लेस कौशाम्बी, केशव प्रसाद मौर्य जी का प्लेस कौशाम्बी, और दिनेश शर्मा जी का XYZ, और राजेश कुमार तिवारी जी का XYZ, और पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र जी अवस्थी का प्लेस XYZ, एवं मेरे सभी प्यारे छात्र एवं छात्रों, भाई एवं बहनों, प्लेस उत्तर प्रदेश। तो मित्रों, हम सभी लोग इस उत्तर प्रदेश में रहने वाले नागरिक हैं, और जो इसके बाहर भी है वो प्लीज़ इसको ऑडियो के माध्यम से सुनें और वीडियो के माध्यम से देखें। और सभी से विनम्र निवेदन है कि आप लोग सभी बातों को गंभीरता से सुनें और रिवाइज करें, इससे बाहर कुछ नहीं है। तो मित्रों, हम जिस राज्य में रहते हैं, इस राज्य, हमारे राज्य के सीमाओं पर जो बसे देश हैं, उनकी मैं बात करूं, चर्चा करूं, तो कुल 9 राज्य और 1 देश हमारे राज्य की सीमाओं पर स्थित है। 9 राज्य और 1 देश हमारी सीमाओं पर स्थित है। सभी लोगों से आग्रह है, जो इस वीडियो को देखें वो अपने आप को उत्तर प्रदेश समझ लें, तो मज़ा आ जाएगी। वो चाहे उत्तर प्रदेश के अलग डिस्ट्रिक्ट का हो, जानकारी अगर लेनी है तो आप अपने आप को उत्तर प्रदेश ही समझिए, भले चाहे आप महाराष्ट्र के क्यों ना हो। तो हमारी सीमाओं पर 9 राज्य और 1 देश स्थित है। बस ये सीमाओं की, हमारी सीमाओं के बाहर की बात है कि 9 बिल्कुल सीमा के बॉर्डर पर की बात है। और बाकी तो हमारी सीमाओं के बाहर तो बहुत कुछ है, पूरी दुनिया वाक़ है, बस ये। बाकी हमारे निकटतम जो छू रहे हैं हमारी सीमा को, उनकी बात कर रहा हूँ कि आपके 9 राज्य और 1 देश बसा हुआ है। और हमारी अंदर की सीमाओं को जो छू रही हैं, और अंदर की बात करें तो वहाँ पे हमारे राज्य बसे हुए हैं। कुल राज्य तो अंदर पूरे देखें तो 75 है, लेकिन हमारे 75 से मतलब नहीं है। जो सीमाओं पर बसे हुए राज्य हैं उनसे मतलब है, जो सीमाओं पर बसे हुए राज्य हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ कि नेपाल देश से जो राज्य, मित्रों, हमारे उत्तर प्रदेश में, अब चूँकि देखिए हम महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, लेकिन हमें मान लिया उत्तर प्रदेश हमारा है, क्योंकि हम इसकी जानकारी लेंगे, तो हम बोलेंगे हमारे उत्तर प्रदेश में, जो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर सीमा पर जो ज़िले हैं, वैसे तो सीमाओं पर ज़िले हैं सीमाओं पर, तो हम उन विशेष ज़िलों की बात कर रहे हैं। शायद यहाँ पे बैठे हुए कुछ जो लोग हैं, कुछ उन ज़िलों से बिलोंग करते हो, मतलब ज़िले वो जो नेपाल से सटे, जो मौका पाते ही जो लोग नेपाल जा सके, मतलब बगल में है तो चले जाएंगे भाई, ये यहाँ से नेपाल की सीमा है, तो कम से कम आधा 1 घंटे का सफ़र होगा, चले जाएंगे इंडिया से नेपाल। तो वो भाई लोग जैसे कि जो पीलीभीत के हैं, नेपाल में पीलीभीत, ये जो ज़िला आता है, आप नेपाल में जा सकते हैं आधा घंटे में तुरंत। पीलीभीत के रहने वाले लोग लखीमपुर खीरी वाले भी जा सकते हैं तुरंत नेपाल में, ठीक है। ये पीलीभीत और
ये लखीमपुर खीरी हो गया, ये भी लोग जा सकते हैं आधे घंटे में तुरंत। और इधर ये बहराइच हो गया, श्रावस्ती हो गया, बलरामपुर हो गया, सिद्धार्थ नगर हो गया और महाराजगंज हो गया। तो कुल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, कुल 7 हो गए। तो ये 7 ज़िले में जो लोग रहते हैं वो तुरंत आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। कहाँ? कौन कौन से लोग? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज। ठीक, तो ये घटते हुए क्रम में नीचे आ रहे हैं। बाकी अगर उठते हुए क्रम में आगे जाना, बढ़ते हुए क्रम में जाना है तो महाराजगंज से शुरू होता है, महाराजगंज फिर सिद्धार्थ नगर, महाराज की जय हो, सिद्धार्थ की जय हो, फिर बलराम की जय हो, फिर श्रावस्ती की जय हो, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत की जय हो, मतलब यहाँ पे रहने वाले लोगों की जय हो। तुरंत आप इंडिया से नेपाल में तुरंत पहुँच सकते हैं। ये 7 जिला, ठीक है। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती, ठीक। और बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत, और बहराइच, लखीम, पीलीभीत, याद रहेगा। ये तो हुआ नेपाल की बात, हमारी सीमा पर नेपाल देश है। अब हमारे 9 राज्य हमने बताए, दिल्ली को लेकर, वो केंद्र शासित है NCR, तो उसे लेकर के भैया महाराज, सिद्धार्थ, बलराम, श्रावस्ती, इनको चढ़ा दिए ऊपर, हैं, श्रावस्ती चढ़ा दिए, बहराइच, लखीम, पीली, ये भी चढ़ गए। नीचे बचे कौन? यहाँ कुशीनगर, ठीक है। और देखिए महाराज जो गंज है वो एक देश, इधर जो देश नहीं है, फिर ये हमारे राज्य है। राज्य 9 राज्य होंगे, तो 9 ये यहाँ से शुरू करेंगे तो 1 2 और इधर आएंगे 3, ऐसे चलते जाएंगे। तो या 9 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे आ जाएगा 9। तो हम लोग 9 से शुरू करते हैं, 9 8 7 6 फिर वापस जाएंगे, ठीक है। तो 9 पे हमारा बिहार आता है, 9 नंबर पे बिहार आता है। बिहार में सबसे पहले यहाँ पे महाराजगंज से शुरू होगा, ठीक है। महाराजगंज एक ऐसा ज़िला है जो नेपाल से भी नेपाल की सीमा पे भी स्थित है। हमारा कौन? महाराजगंज हमें गर्व है महाराजगंज पे, जो नेपाल की सीमा पे भी, नेपाल की सीमा और बिहार राज्य की सीमा पर स्थित है, ठीक है। सिद्धार्थनगर तो सिर्फ नेपाल की सीमा पर स्थित है। बलरामपुर, श्रावस्ती, ये सब नेपाल की सीमा पर स्थित है, ठीक है। लेकिन महाराजगंज जो हमारा ज़िला है वो नेपाल की सीमा पर और बिहार की सीमा पर, एक देश और एक राज्य दोनों की सीमा पर बसा हुआ ज़िला है, जिसका नाम है महाराजगंज। तो महाराजगंज के बाद फिर कुशीनगर आता है, ये ज़िला है कुशीनगर। तो ये हमारा बिहार शुरू होता है महाराजगंज से शुरू होता है। कहाँ तक जाता है? ये आपका सोनभद्र तक, ठीक है, सोनभद्र। तो अब देखिए यहाँ महाराजगंज ऐसा ज़िला है जो नेपाल सीमा और बिहार सीमा दोनों पर स्थित है। कुशीनगर ज़िला भी बिहार सीमा पर स्थित है, तुरंत आधे घंटे में बिहार जा सकते हैं, ओके, चुटकियों में बिहार जा सकते हैं, पैदल बिना यात्रा के बिहार जा सकते हैं। इसी तरह बिना यात्रा के नेपाल जा सकते, पैदल बिना टिकट के है ना, बिना साधन के तुरंत। और कुशीनगर वाले भी आराम से जा सकते हैं। देखिए बिहार के जो छोर होते हैं, अब एक काम हमें और करना पड़ेगा, जिलों का हमें क्या करना पड़ेगा? सजीव करना पड़ेगा। तो जिलों को सजीव जैसे कर दिए, चलो, तो सजीव जिला हो गया ये महाराजगंज, सोनभद्र भी सजीव जिला हो गया। अब जब देखिए ये जिलों सभी जिला सजीव हो गए, तो हम कह सकते हैं सोनभद्र जो है ना, ये जो महाराजगंज है, और ये बड़ा ही दिमागदार है, कह सकते हैं ना, जब सजीव हो गए। महाराजगंज बड़ा ही दिमागदार, यहाँ पे महाराजगंज के जो माइंड होंगे, महाराजगंज का जो माइंड होगा बहुत ही तेज होगा। क्यों? क्योंकि नेपाल देश से भी कॉन्टैक्ट रखता है, वहाँ की भी संस्कृति को कॉन्टैक्ट बनाए रखा है, और इधर बिहार की संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है, भोजपुरी डायलॉग से भी जुड़ा हुआ है, और इधर अपना यूपी के डायलॉग से तो जुड़ा ही हुआ है। मतलब फ़ायदा बहुत है महाराजगंज का, दिमाग प्रक्षित बहुत तेजी से हो रहा है। इसी प्रकार सोनभद्र हमारा है, सोनभद्र इधर हमारा बिहार से भी संपर्क में बिल्कुल तगड़े से है, और सोनभद्र इधर झारखंड से भी तगड़े में है, और भी इधर आपका ये झारखंड, छत्तीसगढ़ से भी संपर्क में रहता है, और मध्य प्रदेश से भी संपर्क में रहता है। तो सोनभद्र का दिमाग क्या होगा? वन ऑफ द पावरफुल माइंड होगा। किसका? सोनभद्र का दिमाग। कहा जाता है कि यहाँ पे इसका नाम पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब यहाँ पे बिजली के कारखाने बहुत से हैं, हाँ, एज कम्पेयर टू अदर, बहुत यहाँ पे बिजली कारखाने हैं। तो दिस इज द पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और माइंड भी है पर बहुत तेज़ी से, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, चार देशों से इसका कॉन्टेक्ट है, उस राज्यों से, और एक तो स्वयं का राज्य, इस तरह से 5 राज्यों से इसका पालन पोषण और चल रहा है, ठीक है। तो सोनभद्र का जो पावर है बहुत पावरफुल है। इधर से भी हवा आ रही, आबो हवा ले रहा है, छत्तीसगढ़ की आबो हवा ले रहा है, बिहार की आबो हवा ले रहा है, झारखंड कोई हवा को रोक नहीं सकता है मध्य प्रदेश की आबो हवा को ले रहा है, और ये उत्तर प्रदेश की तो ले ही रहा है। कौन? 5 आबो हवा की आगोश में है कौन? सोनभद्र। तो इसका तो माइंड बहुत ही पावरफुल होगा, यहाँ के रहने वाले लोगों का भी माइंड बहुत ही पावरफुल होगा ना। मतलब 5 दिशाओं का 5 राज्यों का आबो हवा में पल रहे हैं। एक तो उत्तर प्रदेश की आबो हवा में पल रहा है, यहाँ के जितने माइंड है, और मध्य प्रदेश की आबो हवा, छत्तीसगढ़ की आबो हवा, झारखंड की आबो हवा, बिहार की आबो हवा, इतनी आबो हवा से यहाँ के दिमाग जो है उनका पालन पोषण हो रहा है। तो अब बात करें कि बिहार की आबो हवा में और कौन कौन से राज्य हैं,
तो बिहार की आबो हवा में हमारे राज्य हैं, महाराजगंज तो है ही है, सोनभद्र तो है ही है, इनके तो पूछने वाली बात ही नहीं है। इनके बीच में जो है आपके कुशीनगर, कुल मिला के यहाँ पे हमारे पड़ते हैं 7, इसमें भी 7 पड़ते हैं, नेपाल में 7, इसमें भी 7, इसका मतलब बीच में 5 होंगे। यहाँ 5 जिले कौन से हैं? कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली। कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली। ठीक, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, ये है आपके 5। तो ये था आपका 9 नंबर पे जो राज्य था बिहार। अब उसके बाद 8 नंबर पे जो राज्य है वो है झारखंड। झारखंड, झारखंड की आबो हवा कौन ले रहा है? कौन राज्य ले रहा है झारखंड की आबो हवा? तो वो है सोनभद्र, अकेला सोनभद्र झारखंड की सारी आबो हवा को ले रहा है। ये हुआ 8 नंबर का राज्य। तो आप कह सकते हो झारखंड राज्य, झारखंड राज्य उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की जिला पर स्थित है झारखंड। हालांकि ये कहना गलत है क्योंकि सोनभद्र की जी सीमा बहुत छोटी है, जिला है, और झारखंड आपका पूरा राज्य है। ठीक है, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि ये कह सकते हो झारखंड, या ऐसे कह सकते हो उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला जो झारखंड की सीमा पर स्थित है। एकमात्र ऐसा जिला जो झारखंड की सीमा पर स्थित है सोनभद्र। एकमात्र ऐसा जिला जो छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है, एकमात्र जिला सोनभद्र। जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला बताओ जो जो मध्य प्रदेश, तो जो मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, तो एकमात्र जिला बता दो। तो इसमें तो बहुत से हैं, चाहे प्रयागराज बता दो, ठीक है, चाहे चित्रकूट बता दो, जो मध्य प्रदेश की बात करें, ठीक है, चाहे मिर्ज़ापुर बता दो। सबका आंसर अलग अलग आ सकता है, कोई बांदा कह सकता है, कोई महोबा कह सकता है, सबका आंसर अलग अलग आ सकता है। कोई जालौन कह सकता है, हैं, कोई इटावा कह सकता है, सबका आंसर अलग अलग आ सकता है। इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, कुछ भी कोई कह सकता है। उत्तर प्रदेश का एक जिला बताना है जो मध्य प्रदेश से की सीमा पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का एक जिला जो मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित है, तो कोई जालौन कह देगा, कोई झांसी कह देगा, कोई ललितपुर कह देगा, कोई महोबा, कोई चित्रकूट, कोई प्रयागराज, और कोई सोनभद्र कह देगा। और अगर मैं इस सभा से पूछूँ, जो सभा बैठी, अगर इस सभा से मैं पूछूँ कि सब मध्य प्रदेश की सीमा पर एकमात्र जिला बताइए जो उस जिले का वो रहने वाला हो, तो तुरंत सबसे पहले सोनभद्र वाला ही बताएगा, सोनभद्र, क्योंकि वहाँ के जो रहने वाले हैं बहुत ही पावरफुल माइंड होते हैं। आधा क्वेश्चन बोलूँगा तुरंत कह देंगे सोनभद्र फिर बाद में बोलेगा बगल वाले मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर वाला उठ के बोलेगा भाई मिर्ज़ापुर, फिर उसके बगल वाला बोलेगा भाई प्रयागराज, ये भी मध्य प्रदेश की सीमा पर रहता है। तो उसके बगल में चित्रकूट वाला बड़ा बैठा बोलेगा। हाँ, धीरे धीरे इस तरह ज्ञान थोड़ा सा बढ़ता जाएगा। फिर उसके बाद बांदा वाला बोलेगा, फिर महोबा वाला बोलेगा, फिर झांसी वाला बोलेगा, फिर ललितपुर वाला बोलेगा, और झांसी वाला बोलेगा, फिर जालौन वाला बोलेगा, फिर इटावा वाला बोलेगा, और सबसे बाद में आगरा वाला बोलेगा। सॉरी, सबसे बाद में आगरा वाला नहीं बोलेगा, सबसे बाद में इटावा वाला बोलेगा। ये इटावा है, क्यों आगरा इसलिए आगरा क्योंकि राजस्थान में भी आ जाता है। किसमें? राजस्थान में। तो इसका दिमाग थोड़ा से ज़्यादा ग्लो करेगा, ग्रो कर जाएगा, क्योंकि दो दो राज्य पड़ जाएंगे ना इसके बीच में। तो इटावा वाला सबसे बाद में, आगरा वाला बोलेगा, फिर बाद में इटावा वाला बोलेगा और कहेगा कि हाँ, मध्य प्रदेश की सीमा में एक राज्य इटावा भी है तो मध्य प्रदेश में कुल 11 राज्य होते हैं, मतलब कि जो इसका ज्वाइंट सर्किट होता है, ज्वाइंट सर्किट कहाँ पे ज्वाइंट होता है? इधर आगरा में, और इधर इधर ज्वाइंट होता है सोनभद्र में। ज्वाइंट सर्किट किसका? मध्य प्रदेश का ज्वाइंट सर्किट। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें ज्वाइंट सर्किट कहाँ कहाँ ज्वाइंट है, तो आगरा और सोनभद्र, यहाँ पे ज्वाइंट सर्किट है। किसका? मध्य प्रदेश का। इन दोनों जिलों के ज्वाइंट सर्किट के बीच में चाहे इधर से करंट बहा दो सोनभद्र से आगरा तक बहती चली जाएगी, और चाहे आगरा से बहा दो करंट सोनभद्र तक बहती चली जाएगी। तो अगर आगरा से हम बहा रहे हैं करंट, तो इटावा, जालौन, वैसे आगरा से नहीं बहाएंगे, सोनभद्र से बहाएंगे, क्योंकि यहाँ पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो यहाँ से हम बहाएंगे सोनभद्र से बहेगी, सोनभद्र जाएगा, फिर मिर्ज़ापुर, फिर गिनते रहना कितने, क्योंकि सोनभद्र आगरा छोड़ दीजिए, 11 है, 2 छोड़ देंगे तो 9 बचेंगे, बीच में 9 होंगे। तो मिर्ज़ापुर, ठीक, नंबर 1, प्रयागराज 2, चित्रकूट 3, बांदा 4, महोबा 5, झांसी 6, ललितपुर 7, जालौन 8, इटावा 9, हो गए ना 9। और जहाँ पे मध्य प्रदेश का सर्किट लगा है आगरा और सोनभद्र, तो 9 2 11, तो कुल 11 राज्य बसे हुए हैं, 11 जिला बसे हुए हैं। यूपी के 11 जिला मध्य प्रदेश की सीमा से पर बसे हुए हैं, ठीक। तो याद रहेगा मध्य प्रदेश के बीच में कौन से जिले हैं? इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, 5 ही, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर। तो अभी हमने बात किया था एक देश, और ये राज्य बिहार 9 नंबर पे, झारखंड 8 नंबर पे, छत्तीसगढ़ 7 नंबर पे, और मध्य प्रदेश 6 नंबर पे, और ये राजस्थान आता है ये आपका
5 नंबर पे। तो राजस्थान हमारा कितना 5 नंबर पे आता है। और राजस्थान शुरू होता कहाँ से है? आगरा से शुरू होता है। ये रहा आगरा, यहाँ से शुरू हुआ और ये गया मथुरा तक ये। तो इसके बीच में सिर्फ आगरा और मथुरा 2 ही ज़िला पड़ते हैं, आगरा और मथुरा। और आगरा वालों और मथुरा वाले ये भी 3-3 आबो हवा, 3-3 राज्य का आबो हवा ले रहे हैं, 3-3 राज्य का। सोनभद्र वाले तो 5-5 राज्य का आबो हवा ले रहे थे, ठीक है। और ये आपके आगरा और मथुरा 3-3 आबो हवा की आबो हवा ले रहे हैं, 3-3 राज्य की। जैसे कि मथुरा हो गया, मथुरा आपका ये इधर क्या पड़ता है भाई, ये हरियाणा है, ठीक है। तो 4 नंबर पे आपका हरियाणा आता है। इधर हरियाणा की आबोहवा ले रहा है, इधर ये राजस्थान के ले रहा है और उत्तर प्रदेश का ले ही रहा है, इसलिए मथुरा में, ठीक है। आगरा वाला भी आपका है, ये राजस्थान का भी ले रहा है, उत्तर प्रदेश का भी ले रहा है और मध्य प्रदेश का भी ये इधर से ले रहा है, इधर से मध्य प्रदेश का भी आबोहवा और इधर से राजस्थान का, इधर से उत्तर प्रदेश का। तो तीनों तरह से ये आगरा में आबोहवा आ रहे। इसके बाद अब आपका आ जाता है हरियाणा। हरियाणा यहाँ मथुरा से शुरू होगा, कहाँ से? मथुरा से शुरू होगा और ये यहाँ पे मथुरा से शुरू होगा हरियाणा, ये आपका सहारनपुर में जाके टच करेगा, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब किसका क्षेत्र है? हरियाणा का क्षेत्र है। हरियाणा का सर्किट कहाँ का किस ज़िला में है? हरियाणा का सर्किट उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में हरियाणा का सर्किट गड़ा है? तो हरियाणा का सर्किट गड़ा हुआ है मथुरा में और दूसरा सहारनपुर में, ठीक है। सहारनपुर में तो 2 जिला तो ये हो गए और इसके बीच में जिला होते हैं इसके कुल 4 जिला होते हैं, 4 क्योंकि टोटल होते हैं 6। अब देखिए 2 तो ये हो गए, तो इसके बीच में 4 कौन कौन से हैं वो हमें देखना है। तो 4 ये होते हैं जैसे कि शामली हो गया और दूसरा हो गया आपका बागपत हो गया, तीसरा आपका हो गया यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर हो गया, चौथा आपका यहाँ पे अलीगढ़ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से 4 इसके बीच में आते हैं। तो मथुरा और सहारनपुर के बीच में, मथुरा की आबोहवा में जो रह रहे हैं समझ रहे हैं, 3-3 राज्य हैं, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। सहारनपुर में 4-4 राज्यों का, इधर देखिए हरियाणा का, इधर हिमाचल प्रदेश का, इधर उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश खुद ही 4-4 राज्यों का आबोहवा। तो 3-3, 4-4 और 5-5, हाईएस्ट 5-5 आबोहवा ले रहे हैं। हाईएस्ट सोनभद्र है, उसके बाद फिर आपका ये सहारनपुर है, फिर उसके बाद फिर आपका ये मथुरा, फिर अधिकतर 3-3 तो सभी है। शायद भारत में 5-5 आबोहवा वाला सिर्फ एक ही जिला है सोनभद्र, और 4-4 आबोहवा वाला तो आपका सहारनपुर है। और ऐसे और भी है, ये भी काफ़ी बेस्ट है। एनसीआर में इसको शामिल प्रस्तावित पर लगा हुआ है। कौन? सहारनपुर, ठीक है। एनसीआर का मतलब ये होता है जो केंद्र शासित वो दिल्ली, जैसे केंद्र शासित जो राज्य होते हैं तो वहाँ पे जो भी शासन होता है केंद्र का होता है, तो जो राज्य होते हैं उनके आसपास वाले रीजन को एनसीआर। तो एनसीआर किसे कहते हैं? जो केंद्र शासित प्रदेश के आसपास होते हैं जिले, उनको एनसीआर के जिला प्रस्तावित किया जाता है, कहा जाता है। जो केंद्र शासित प्रदेश में जो विकास होता है केंद्र द्वारा, राज्य की वहाँ पे कम मात्रा हो जाती है, केंद्र विकास करता है एनसीआर जिलों में। तो इसी प्रकार से एनसीआर सहारनपुर। केंद्र शासित प्रदेश को इंग्लिश में कहते हैं आपका यूनियन टेरिटरी, TORY टेरिटरी, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरी जो देश होते हैं जैसे हमारे, तो अभी आपने देखा कि हरियाणा में कुल 4 जिले होते हैं। हरियाणा की सीमा पर 4 जिले, यूपी के 4 जिले बसे हुए, 6 जिले बसे हुए हैं। 2 जिलों में सर्किट कौन कौन से जिलों में है? मथुरा और सहारनपुर में सर्किट गड़ा हुआ है, हमने गाड़ दिया है, लाल सब देख रहे हैं। और इसके बीच में 4 जिले हैं, सहारनपुर, हाँ बताए ना, सहारनपुर, सॉरी शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़। शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़। शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़। गौतम बुद्ध नगर को ग्रेटर नोएडा भी कहते हैं, ठीक है, ग्रेटर नोएडा। तो समझ गए, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़। शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़। और 2 मथुरा और सहारनपुर। ओके, तो मथुरा की बल्ले बल्ले और सहारनपुर की महाबल्ले, 4-4 राज्यों क्या वो। तो अभी राजस्थान हमारा 5 था, हरियाणा हो गया आपका 4, और अब उसके बाद आएगा हमारा 3 नंबर पे दिल्ली। तो अब हमारे यहाँ पे 3 नंबर पे आता है दिल्ली। तो ये आपका दिल्ली की सीमा कहाँ से है? बागपत से। दिल्ली की सीमा बागपत से ये आपका गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। तो बागपत से गौतम बुद्ध नगर, ये आपके सर्किट गड़ गए किसके? दिल्ली के। तो दिल्ली का बागपत में गड़ा है और गौतम बुद्ध नगर में गड़ा है। इसके बीच में क्या है? छोटा दिल्ली। ये छोटा दिल्ली क्या है? अरे ये क्या है? गाजियाबाद, ठीक है। यस, इसको नाम भी है छोटा दिल्ली। गाजियाबाद जिला को छोटा दिल्ली के नाम से ही जानते हैं, जो बीच में है, ठीक है। तो आप समझ गए कि दिल्ली के सीमा पर 3 राज्य, यूपी के 3 राज्य हैं, और वो हैं आपके बागपत, छोटा दिल्ली और ये गौतम बुद्ध नगर। बागपत, छोटा दिल्ली, गौतम बुद्ध नगर। दिल्ली की सीमा पर बसे हुए हैं बागपत, छोटा दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। छोटा दिल्ली आपका गाजियाबाद। ओके, तो अभी आपने देखा कि बागपत, छोटा दिल्ली और ये गौतम बुद्ध नगर, ये तीनों दिल्ली की सीमा बसे हैं। तो डेफिनेटली आपके एनसीआर डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, जहाँ पे इनका इम्प्रूवमेंट नेशनल केंद्र सरकार करेगी। और उसके बागपत के बगल में है शामली को भी एनसीआर में शामिल कर लिया गया है, ये तो केंद्र की महानता है। और इधर गौतम बुद्ध नगर के बगल वाले ज़िले में
बोले तो अलीगढ़, इसको भी एनसीआर में शामिल कर लिया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं दूसरे राज्य में। जैसे दूसरा राज्य आता है हिमाचल प्रदेश, दूसरे नंबर का राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो ये एचपी, ये आपका हिमाचल प्रदेश एचपी, और ये एकमात्र राज्य, यूपी के एकमात्र राज्य से सटा हुआ है। इसकी सीमा पर एकमात्र राज्य है, उसका नाम कोई बता सकता है? तो सहारनपुर वाला बताएगा, जशर, सहारनपुर। तो हिमाचल प्रदेश की सीमा पर यूपी का एकमात्र राज्य स्थित है, वो है सहारनपुर। और दूसरे नंबर पर राज्य आता है, वो सर एक नंबर पर राज्य आता है नंबर 1 पर, और वो है उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड, जो उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर बना हुआ है, उत्तराखंड। ओके, तो ये यहाँ पे उत्तराखंड का जो आपका सर्किल है ये 1 नंबर पे, और ये कहाँ? सहारनपुर से सर्किल गड़ा हुआ है, और कहाँ गड़ा हुआ है? पीलीभीत में। तो इसमें भी आपके कुल ये उत्तराखंड में कुल 7 जिले आते हैं। तो उत्तराखंड में 7 है, तो 2 पे तुमने गाड़ दिया, बीच में बचे 5। अब वो 5 कौन कौन से हैं? देखिए, ये आपका मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली। 5 हो गए। मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली। कौन कौन से हैं? बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर। ठीक, तो ये आपके 5। तो उत्तराखंड की सीमा पर बसे राज्य, उत्तराखंड की सीमा पर बसे राज्य सहारनपुर से लेकर पीलीभीत तक है। सहारनपुर से लेकर पीलीभीत तक है। इसके बीच कुल उत्तराखंड में 7 होते हैं। नंबर 1 पर है लेकिन 7 होंगे। नंबर 2 पे है लेकिन उसका 1 है। हरियाणा में आपका इसके 6 हैं। दिल्ली में 3 हैं। ठीक है, हरियाणा 4 नंबर पे है, इसके 6 हैं। दिल्ली 3 नंबर पे है, 3 ही है। ठीक, हमने 3 नंबर दिल्ली को पढ़ाया था, और उसमें 3 ही। हरियाणा को 4 नंबर पढ़ाया था, इसमें 4 जिला है, वो 6 जिले। हरियाणा के 6 जिले हैं, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, ये 6 जिले हैं। उसके बाद फिर राजस्थान में 2 हैं, मथुरा और आगरा। तो राजस्थान 5 नंबर पे था। मध्य प्रदेश 6 नंबर पे था। 6 नंबर पे यहाँ पे हम 6 नंबर मध्य प्रदेश, इसके थे 11, डबल तो 6 दूनी 12, तो कितना? 11, मध्य प्रदेश में 11। जो इसके सर्किट कहाँ पे गए थे? आगरा में और सोनभद्र में। और इसके बीच में कुल 9 जिले, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, झांसी, ललितपुर, और 5 इधर महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर। महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर। और उसके बाद ये 3 नंबर पे आपका छत्तीसगढ़, सॉरी मध्य प्रदेश 6 नंबर पे था। 6 दूनी 12, 11 जिले, एक कम, डबल से एक कम। मध्य प्रदेश में 6 नंबर था। अब छत्तीसगढ़ का 7 नंबर, और छत्तीसगढ़ पे 7 नंबर। छत्तीसगढ़ की सीमा पर बसा राज्य सोनभद्र, 7 नंबर। और 8 नंबर पे झारखंड, 8 नंबर पे, और इस 8 नंबर वाले राज्य पर बसा जिला सोनभद्र। और 9 नंबर वाले राज्य पर बसे जिला कौन कौन से हैं? 9 नंबर पे, 9 नंबर वाले राज्य पर बसा जिला, 9 नंबर हमने दिया था बिहार को। बिहार के राज्य पर, बिहार राज्य की सीमा पर बसे राज्य जिला कौन से हैं? तो इसका सर्किट महाराजगंज और सोनभद्र में गड़ा था, और इसके बीच बिहार में 7 थे। बिहार 9 नंबर पे राज्य था। 9 राज्य की सीमा पर हमारे जिले बसे हुए। तो 9वें नंबर पर जो राज्य है बिहार है। बिहार की सीमा पर बसे राज्य आपके महाराजगंज से लेकर सोनभद्र तक, 7 जिले। तो बचे कितने? 5। जैसे कि आपका पीलीभीत से लेकर के सहारनपुर में गड़े थे उत्तराखंड में पीलीभीत से सहारनपुर, उसमें भी 7 थे, तो बीच में बचेंगे 5। बिहार में भी आपका महाराजगंज और सोनभद्र और महाराजगंज में गड़े। उत्तराखंड में कहाँ गड़े थे? सहारनपुर और पीलीभीत में गड़े थे। बीच में 5 जिले। ठीक, बीच में 5 जिले कौन कौन से? बिजनौर, मुरादाबाद, सॉरी 5 जिले यहाँ पे, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, ये थे। मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली। इधर से पढ़ते हैं, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, इस तरह। बरेली, रामपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, बिजनौर। ठीक है, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर। ठीक, मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर, और बीच में बिजनौर। तो बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर। तो साथ ही बिहार पे भी है जो 9 नंबर पर है। महाराजगंज और सोनभद्र में गड़े सर्किट, बीच में 5 में आपका ये कौन कौन से आते हैं? ये चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर। चंदौली, गाजीपुर, जैसे वहाँ पे था रामपुर, बरेली, यहाँ पे है चंदौली, गाजीपुर। ठीक है, उसके बाद फिर वहाँ क्या था? मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर। तो यहाँ पे बलिया, देवरिया, कुशीनगर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर। और वहाँ मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर। वहाँ मुजफ्फरनगर था, यहाँ कुशीनगर है। ठीक है, बिजनौर था, यहाँ देवरिया है। वहाँ मुरादाबाद था, यहाँ बलिया है। मुरादाबाद है, यहाँ पे बलिया। ठीक, और नीचे आके देखे चंदौली, गाजीपुर, तो यहाँ बरेली, रामपुर, मिल रहा है ना? चंदौली, गाजीपुर, यहाँ पे है बरेली, रामपुर,
दूसरे में पुर वहाँ लगा, यहाँ भी पुर लगा है। फिर बलिया है तो यहाँ बाद है, बलिया बाद, और फिर उसके बाद देवरिया है तो वहाँ पे बिजनौर है, देवरिया बिजनौर यही बार अलग है, बाकी कुशीनगर मुजफ्फरनगर। ओके, सुनिए सुनिए सुनिए, मुद्दे की बात यह है कि 7 राज्य यहाँ पर थे, मतलब कि 5 राज्य नेपाल के सर्किट के बीच में, 5 राज्य बिहार के सर्किट के बीच में, 5 राज्य 5 राज्य उत्तराखंड के सर्किट के बीच में। तो क्या बात है, उत्तराखंड के सर्किट के बीच में 5 राज्य, नेपाल के सर्किट के बीच में 5 राज्य, बिहार के सर्किट के बीच में 5 राज्य। तो इसका मतलब ये कि जितना बड़ा नेपाल उतना बड़ा बिहार उतना बड़ा उत्तराखंड। समझने के लिए, बाकी उतना बड़ा है नहीं है, लेकिन यहाँ से तो लग रहा है यार कि नेपाल की सीमा पर बसा है ना 7 राज्य अपने उत्तर प्रदेश के, और यहाँ पे बिहार के भी 7 राज्य बसे हुए हैं। 7 राज्य है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये भी 7 राज्य आते हैं कुल, यहाँ भी 7 बोलते, यहाँ 5 आते हैं, यहाँ 5 आते हैं, यहाँ 5 आते हैं। तो कुछ तो कॉमन है बात नेपाल और बिहार उत्तराखंड में। ये बिहार और उत्तराखंड राज्य और नेपाल देश, इन तीनों में कुछ ना कुछ तो कॉमन है। कुछ खिचड़ी पक रही है भाई, केंद्र सरकार को देखना पड़ेगा उत्तराखंड और बिहार। क्यों? क्योंकि 5-5 राज्य, 5-5 राज्य, 5-5 राज्य, कुछ सिमिलर। अच्छा, नेपाल वाले में भी पुर देख लीजिए, 5 जो है बीच में, सिद्धार्थनगर बलरामपुर है ना, बलरामपुर, ये पुर सिद्धार्थनगर बलरामपुर, फिर श्रावस्ती बहराइच लखीमपुर, यहाँ तो 2 पुर हैं। अब हमें आपको एक बात बता दें कि उत्तर प्रदेश के वो ज़िले बताइए जो एक्सट्रीम दिशा हैं, दिशाओं को छू रहे हैं, इस दिशा एक्सट्रीम दिशा वाले जिला, एक्सट्रीम दिशा वाले, जैसे कि दिशाएं तो आपकी 4 हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उपूदप, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, उपूदप, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम। तो उत्तर में आपका ये इधर सहारनपुर आता है जो छू रहा है, ठीक है, क्या है सहारनपुर, उपू उत्तर में, ठीक है, ये उत्तर हो गया। इधर स्ट्रीम दिशा दक्षिण पूरब, और इधर स्ट्रीम दिशा आपकी, और इधर की स्ट्रीम दिशा, ठीक है। तो ये आपके इधर आपका सहारनपुर हो गया उत्तर में, और दक्षिण में आपका सोनभद्र हो जाएगा, आपको दिख ही रहा है यहाँ पे सोनभद्र। पूरब में अगर बात करें तो पूर्व में आपका यहाँ पे बलिया हो जाएगा, देखिए बलिया सबसे इधर है। इस एरो में अगर बात करें तो ये सब अंदर की ओर है, ये सारे ज़िले अंदर की ओर पड़ रहे हैं, एक ज़िला बाहर की ओर है, यहाँ पे जो शामली, ये शामली जो इधर पड़ रहा है, इधर पश्चिम की ओर, ठीक है, अधिक पश्चिम की ओर सबसे ज़्यादा स्ट्रीम यही दिखता है शामली, ठीक। आइए दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख बातों पर। तो प्रमुख बातें शुरू होती हैं कुछ इस तरह, जैसे कि हम लोग स्कूल में ही पढ़ाई करते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे प्रधानाचार्य और मैनेजर होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारे उत्तर प्रदेश के प्रधानाचार्य कौन है, तो वो है माननीय आदित्यनाथ योगी जी, ये प्रधानाचार्य हैं, और जो मोदी जी हैं वो मैनेजर हैं। तो मैनेजर कई स्कूल खोले बैठे हैं, कई स्कूल मैनेजर हैंडल कर रहे हैं। तो मोदी जी यहाँ पे उनके लगभग, जैसे कि इस समय प्रेजेंट में 2021 में 28 जिले और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसे केंद्र शासित प्रदेश को कहते हैं यूनियन टेरिटरी। क्या कहते हैं? यूनियन टेरिटरी, TERRI TORY टेरी। तो यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश 9 हैं और 28 राज्य हैं। तो यूनियन टेरिटरी जो 9 राज्य हैं उनके नाम निम्नवत हैं। नंबर 1, जैसे आपका तो 9 है, पहला है आपका दमन और दीव, यूनियन यूनिटरी दमन और दीव। दूसरा है दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, अंडमान और निकोबार, जम्मू और कश्मीर। तो और वाले यहाँ पे 4 हैं हमारे पास, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, अंडमान और निकोबार, जम्मू और कश्मीर, 4 ये, और 5 और हमारे पास हैं कश्मीर पर, लक्षद्वीप हो गया, 5 और है ना, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, ठीक है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, पांडुचेरी और चंडीगढ़, दिल्ली, 5 ये हो गए, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, पांडुचेरी और यहाँ पे चंडीगढ़, दिल्ली, ये 2 हो गए, चंडी दिल्ली, चंडी दिल्ली, चंडी दिल्ली। इस तरह से मैनेजर सर के, माननीय मोदी जी के मैनेजर सर के 28 स्कूल उधर हैं और 9 स्कूल ये हैं। तो 28 और 9 37 स्कूल टोटल मैनेजर सर के पास हैं। तो इन 37 स्कूल में जिसमें 28 प्रधानाचार्य वो बैठाए रखे हैं, उनके 28 प्रधानाचार्य हैं, और जो 9 हैं उनको खुद देखते हैं मैनेजर सर, वहाँ पे जा करके सब में आधा घंटा समय निकाल के तुरंत 4.5 घंटे में ख़त्म कर देते हैं। इस तरह से इनके स्कूल कुल 37 चल रहे हैं। तो आधा घंटा जाते हैं केंद्र शासित प्रदेश में, यूनियन यूटिटरी स्कूलों में आधा घंटे, तो 4.5 घंटे ये गए, क्योंकि 8 घंटे काम करते हैं तो 3.5 घंटे जो बचते हैं इनके, ये दौरे पे चले जाते हैं। जैसे ये और इनके स्कूल हैं ना, 28 स्कूल और हैं, तो इन 28 स्कूल में कभी योगी जी के पास आ गए, कभी वहाँ मामा जी के पास चले गए, कभी ये बिहार में अपने उनके पास चले गए नीतीश जी के पास,
तो इस तरह से ये 3.5 घंटे में कभी किसी दिन दौरा लगा देते हैं। और ये जब आपके यूपी में दौरा लगाए मैनेजर सर, तो प्रधानाचार्य ने कहा कि देखिए भाई, स्कूल का नाम क्या है, उत्तर प्रदेश। जब मैनेजर सर आए और प्रधानाचार्य जी से पूछ रहे हैं क्या हाल चाल है, तो प्रधानाचार्य जी माननीय योगी जी कह रहे हैं हाल चाल से बढ़िया है। और हमारे जो राजधानी में बैठे हैं, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दोनों लोग बैठे हैं, मैनेजर और प्रधानाचार्य जी। प्रधानाचार्य जी बता रहे हैं कि अपने ये जो हमारे राज्य, हमारे स्कूल में भाई प्रमुख उद्योग लड़कों में बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से भरा हुआ है। प्रमुख उद्योग जो रुचि बनाते हैं ज़्यादातर लड़के, अधिकतर लड़के 70-80%, 85% तक जो उद्योग यहाँ पे रुचि बना रहे हैं वो चमड़ा में है, शक्कर में है, और शक्कर मिल में, और शक्कर की मिल बनाने के जो पार्ट्स हैं वो सब बनाने में, शक्कर को या गुणवत्ता प्रदान करने में, वो सफ़ेद क्वालिटीदार, उस पर रिसर्च काफ़ी तेज़ी से लड़के जा रहे हैं। और चमड़ा के जितने भी बने हुए हैं जूते हैं, बेल्ट हैं, इसकी उच्चतम क्वालिटी के लिए लड़के बिल्कुल अग्रसर हैं, ऐसे मेधावी लड़के हैं। और इलेक्ट्रिक का भी अभी अपने कानपुर में खुद ही इलेक्ट्रिक का कारखाना है। तो इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की तरह भी बहुत ही रुचि कर रहे हैं यहाँ हमारे स्कूल के लड़के। और हमारे स्कूल कौन, मतलब उत्तर प्रदेश के लड़के इलेक्ट्रिकल की ओर बहुत रुचि कर रहे हैं, अधिक से अधिक गुणवत्ता देने के प्रयास कर रहे हैं जनमानस में, है ना। शक्कर की अधिक से अधिक गुणवत्ता में जनमानस में देने का प्रयास हमारे यहाँ के छात्र कर रहे हैं, हमारे यहाँ के लोग कर रहे हैं। और योगी जी कह रहे हैं कि प्रधान पैदावार जो है यहाँ पे, हमारे जो बच्चों के माता पिता हैं, वो प्रधान पैदावार जो यहाँ पे करते हैं वो तिलहन है और ईख है। जो ईख जो पेरी जाती है ना, वो जिससे रस बनता है। तो जब वो ज़्यादा मान लो ईख को पेराई हो गई तो उससे क्या, अच्छा शक्कर ही तो बनेगा। तिलहन है, तेल के बारे में, तो ये सब हमारे बच्चों के जो गार्जियन हैं ये सब काम करते हैं। तो थोड़ा इनका जो ईख में लेन देन हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा बच्चों से फीस देर में जमा होती है। ये सब डिस्कस कर रहे हैं योगी जी मोदी जी से कि ईख का इनको हम पे कर देते हैं इनके पिताजी को, तो फिर आपके यहाँ पे जीडीपी अच्छी हो जाती है, ठीक है। तभी ये लोग टैक्स दे जाते हैं ये बच्चे। अब उसके बाद देखिए, ये हो गया, राजधानी पे तो बैठे हैं, समझ गए कि उत्तर प्रदेश राज्य लखनऊ है, समझ गए प्रधान पैदावार क्या है, ईख और तिलहन है। और प्रमुख उद्योग भी जान गए, चमड़ा, शक्कर, इलेक्ट्रिकल्स आइटम, समझ गए ना। महानगर की बात करें तो यहाँ पे कानपुर और इलाहाबाद, वाराणसी है। ये सब बता रहे हैं प्रधानाचार्य जी प्रबंधक को कि यहाँ पे जो शहर इस समय तरक्की पे है महानगर की ओर, वो है हमारे यहाँ कानपुर, और दूसरे पे इलाहाबाद, बड़े प्रयागराज, और तीसरा वाराणसी। अरे आपका संसदीय क्षेत्र है योगी जी ने कहा 3 महानगर हैं, बहुत ही तरक्की पे हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। और योगी जी कह रहे हैं जो खनिज प्रधान खनिज जो है यहाँ पे, खनिज भी एक प्रकार का जैसे कि खाद्यान्न में आता है, धातुओं में खनिज, आप समझ रहे हैं ना। अयस्क खनिज जो आसानी से भू पलटी से निकाल कर और इनकम कमाया जाए जिस पर धातु पर, उसे खनिज कहते हैं। तो खनिज यहाँ पे जो है चूना है, तांबा है, लोहा है। जैसे कि यहाँ पे खनिज मतलब खुदाई कराते हैं, यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट्स होती हैं, आज से नहीं आदि काल से भी खुदाई कराई जाती थी। अंग्रेज लोग खुदाई कराते थे। गौतम बुद्ध की देखो वहाँ पे 6.10 मीटर मूर्ति मिली थी खुदाई कराने में। ये सन 1906, हाँ 4-5-6 ऐसे 1905 को 7 के बीच में खुदाई कराई गई थी, तो तब मिली थी। इस तरह से अनेक सरकारें खुदाई कराती हैं, तो यहाँ पे खनिज प्राप्त होता है उससे। हमारे उत्तर प्रदेश में जो मेन खनिज था चूना, तांबा और लोहा। तो कहें मोदी जी यहाँ से आप चूना, तांबा और लोहा की ज़रूरत पड़े तो बताइएगा, हमारे स्कूल में चूना, तांबा और लोहा प्राप्त हो रहा है बहुत तेज़ी से और कह रहे हैं नदियाँ की बात क्या करते हो। वो मोदी जी ने कहा नदियों के क्या हाल चाल है, तो योगी जी कह रहे हैं क्या हाल चाल है, सब नदी वही गंगा और यमुना, क्या पूछना है इनको, बहुत तेज़ी से बह रही हैं, ये प्रमुख नदियाँ हैं भाई, ठीक है, हमारे राज्य की। और मोदी जी ने कहा भाई साक्षरता कैसे चल रही है, तो उन्होंने कहा भाई साक्षरता को हमने बढ़ाया है, काफ़ी बढ़ाया है। 2011 की 2011 में कम से कम जो 57%, 57 कुछ थी, और आज मोदी जी, वो योगी जी ने लेते आए हैं यहाँ पे साक्षरता जो है 70 पहुँच पाई रही, 69.72% तक पहुँच गई साक्षरता, और 70 पहुँचने वाली है उत्तर प्रदेश। अच्छा, आबादी के क्या हाल चाल है, मोदी जी ने कहा आबादी, तो योगी बोलते हैं भाई आबादी तो ना पूछो, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इस पर कोई नियम लाना पड़ेगा आपको। तो मोदी जी कह रहे हैं घबराओ नहीं, बस बहुत ही जल्दी नियम ला रहे हैं। क्या कितनी है इस समय, तो कहें देखिए पहले तो हमारी आबादी 2011 में थी 16,60,52,869, लेकिन आज जो आबादी है 16 करोड़ से पहुंच चुकी है, ये 19 करोड़ पहुंच चुकी है। 19 करोड़ 92 लाख 81,477, और प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, समझो 20 करोड़ अपना डाटा छू लिया है उत्तर प्रदेश का जनसंख्या में। चलो छोड़ो। अच्छा, योगी मोदी कह रहे हैं क्षेत्र की क्या हाल चाल है, कोई घुसपैठ तो नहीं कहीं किया, उधर तुम्हारे नेपाल में है, कोई बदतमीजी तो नहीं हो रही इधर से, चौड़ाई कितनी है आपकी बताइए ज़रा। तो उन्होंने कहा सर चौड़ाई है 29,000 क्या 2,94,000 किलोमीटर, 2,94,000 किलोमीटर। चलिए ओके है। अब भाषा की बात किया जाए तो क्या भाषा क्या है आपके राज्य की, हिंदी।
और कुछ तो नहीं जोड़े हो? योगी जी कह रहे हैं अब क्या जोड़ेगा, वो एक बार जुड़ गई है ना द्वितीय भाषा ऑफिशियल, वो उर्दू जुड़ गई उसको। चलिए, और अ, योगी जी तो नाम बदल देते हैं, उर्दू का नाम ना बदल देते हैं। तो प्रमुख व्यापार के बारे में बात हो गई, उद्योग के बारे में। प्रमुख खनिज के बारे में भी मोदी जी ने बात कर लिया कि आपके ज़मीन से क्या निकल रहा है, और आपके मतलब खोदने वाले क्या निकाल रहे हैं और जोतने वाले क्या निकाल रहे हैं। खोदने वालों ने तो निकाला आपका क्या, चूना, तांबा और लोहा खोदने वालों ने निकाला, ये खनिज हो गई। और जो जोतने वाले हैं वो आपके उद्योग, जैसे कि वो सॉरी जोतने वालों में आपका ईंट और तिलहन निकला। ठीक है, खोदने वाले, ये ईंट और तिलहन क्या है, प्रधान पैदावार। ठीक जी, खोदने वाले को खनिज और जोतने वाले को पैदावार। तो खोदने खोदने और जोतने से ऊपर, खनिज और पैदावार से ऊपर होता है उद्योग। तो खोदने में 100% रुचि लोगों की होती है, जोतने में भी 100% रुचि होती है, लेकिन उद्योग में कुछ लोगों की ही रुचि होती है। सब लोगों की बस की बात नहीं उद्योग कर लेना। ठीक है, तो खोदने में तो आपने चूना, तांबा, लोहा प्राप्त किया, खोद के ढेर कर दिए, लद गए ट्रक में। ठीक, खोदने वाले को क्या मिला? तो जब कुछ सीखे नहीं, खोदना सीखें बस, तो क्या मिलेगा? और वो तो चला गया, चूना, तांबा, लोहा कहाँ चला गया? उद्योग धंधे में, व्यापार, माल तो। और उसके बाद फिर जोतने वाले क्या है, ईख और तिलहन। ईख तिलहन, खैर खोदे वाले से तो ईख तिलहन वो भी अच्छा व्यापार है, कृषि व्यापार भी अच्छा है। ईख तिलहन खोदने वाले से अच्छा ही है जो कृषि, और ईख तिलहन, और उससे अच्छा है उद्योग, चमड़ा, शक्कर और इलेक्ट्रिक। तो खनिज, खाद्यान्न और उद्योग, ध्यान देना, खनिज, खाद्यान्न और उद्योग तीनों पे चर्चा किया। सॉरी, खनिज उद्योग खाद्यान्न नहीं, खनिज खाद्यान्न नहीं, खनिज उत्पाद उद्योग ये होना चाहिए। खनिज उत्पाद उद्योग, खनिज उत्पाद उद्योग ये होना चाहिए। और खाद्यान्न फिर उसके बाद 4 कड़ी होती है, खनिज, उत्पाद, उद्योग, खाद्यान्न। ठीक है, खाद्यान्न, खाद्यान्न को चौथे नंबर पर रखे हैं। अरे यार, जब खाते ही रहोगे तो यूपी कैसे बढ़ेगा? खाओ कम, सोचो ज़्यादा, इसलिए चौथे नंबर पर, चौथी मंजिल पे खाना पर रखा गया है। पहली मंजिल पे जैसे आपका खनिज है, दूसरे पे फिर आपका उत्पाद है, तीसरे पे उद्योग है, और चौथे पे खाद्यान्न है। ठीक, खनिज से लेकर खाद्यान्न तक। तो मोदी जी ने खनिज से लेकर खाद्यान्न तक बात की। खनिज में क्या बात किया? खनिज में क्या होता है यूपी में? चूना, तांबा, लोहा। खनिज से खाद्यान्न तक जाना है। खनिज के बाद उत्पाद, उत्पाद इन्होंने किया ईख और तिलहन। उद्योग, चमड़ा, शक्कर, इलेक्ट्रिक। और खाद्यान्न, गेहूँ और आलू। खनिज से खाद्यान्न, खाद्यान्न में गेहूँ, आलू। ठीक है, खनिज में जैसे देखिए, खनिज में लोहा, तांबा, चूना, चूना, तांबा, लोहा। ठीक है, चूना, तांबा, लोहा। और उत्पाद, उत्पाद, पैदावार, ईख, तिलहन। उसके बाद उद्योग, उत्पाद के बाद, उत्पाद बोले तो पैदावार, उत्पाद एक ही बात है, उत्पाद के बाद उद्योग, उत्पाद के बाद उद्योग, उद्योग में आपका चमड़ा, शक्कर, इलेक्ट्रिक। और उसके बाद खाद्यान्न, गेहूँ, आलू। तो मोदी जी ने इतनी बातें पूछी। मोदी जी ने कहा एक बात समझ लीजिए योगी जी, गांव तक विकास करना है इस बार हमको। तो गांव तक विकास करना है, तो पहले तो तुमसे मोदी जी ने कहा आपके यहाँ ज़िले कितने हैं? उन्होंने कहा 75 ज़िले हैं सर। और क्या ज़िले, अच्छा ये बताइए ब्लॉक कितने हैं? पूछ रहे थे कि इनको मालूम नहीं, सही कर रहे हैं कि नहीं। ब्लॉक कितने हैं? तो उन्होंने कहा 815। कहा वाह योगी जी, आप तरक्की कर रहे हैं। अच्छा ये आप बता सकते हैं कि आपके यहाँ गाँव कितने हैं? तो योगी जी ने, चूँकि मेहनत करते हैं, तो 1,07,330 ऐसे गाँव बताए। तो मोदी जी खुश हो गए, मोदी जी खुश हो गए एकदम, बोले मेरा सपना जरूर पूरा होगा, गांव गांव तक विकास होगा, गांव गांव तक विकास होगा। और फिर हंसते हुए मोदी जी कहते हैं चलिए अच्छा योगी जी आप बता दीजिए तीर्थ स्थानों के क्या हाल चाल है। तो मोदी, तो योगी जी भी खूब हंसते हैं और कहते हैं अच्छा सर क्या बताएं, वाराणसी है और क्या है, बस 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 तरक्की को करो वहाँ की। ओके ठीक, बहुत बढ़िया, आपसे बहुत आस रखें अच्छी। और आगरा, आगरा के भी ध्यान दीजिए, क्योंकि वहाँ पे यूनेस्को में, वहाँ मतलब वहाँ पे 2-3 ऐसे, जैसे आपका ताजमहल है, और फतेहपुर सिकरी है, और आगरा किला। तो ये तीनों वहाँ पे यूनेस्को में दर्ज है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है, तो आप वहाँ का भी विकास करें। तो यहाँ पे यात्रा स्थल इनके 2 ही है, आगरा और वाराणसी मेन। तो कभी भी टूर पे ले जाना होता है योगी जी को, तो वाराणसी ले गए, या तो फिर हाँ आगरा। बस मोदी जी यहाँ चले जाते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम करके बस विदा लेते हैं। योगी जी भी काफ़ी जोश में रहते हैं, कहते हैं जय श्री राम, मतलब इनको हनुमान जी का रूप ले लेते हैं। और उसके बाद फिर क्या है, अब योगी जी तो चले गए। योगी जी ने सभी स्कूल के बच्चों को बुलाया, मतलब उत्तर प्रदेश के सभी नवयुवकों को बुलाया है, और मीडिया के द्वारा जोड़ा, और फिर अपनी वर्चुअल रैली ली, और सबको बता दिया भाई हमारे 1 घंटा भाषण चलेगा, और उसको सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उत्तर प्रदेश संबंधित जानकारी मैं बताऊँगा, सभी हमारे नवयुवक को जानकारी होनी चाहिए अपने उत्तर प्रदेश की। योगी जी अपनी वर्चुअल रैली शुरू करते हैं मीडिया के समक्ष, और कहते हैं, सभी को संबोधन में कहते हैं उत्तर प्रदेश के सभी भाइयों एवं बहनों, सभी लोगों का अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन। मित्रों, यह भारत जो अपना राज्य है, भारत के उत्तर में स्थित है।
मित्रों मित्रों हमारी मोदी जी की बात हुई थी, लाइव तो आप लोगों को दिखाया गया होगा और जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपने उत्तर प्रदेश की जो धरोहर है, प्रतीक है, पहले मैं वहाँ से शुरू करता हूँ और फिर मैं इतिहास में जाऊँगा। तो जो धरोहर है, अपने उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, 2,40,928। ठीक है। तो अपने प्रदेश की जनसंख्या 20 करोड़ के लगभग है। और ये प्रतिदिन तो हमारे यहाँ जन्म लेते हैं तो बदलती रहती है। आप देखते रहेंगे गूगल पे कितनी है। फिलहाल 2011 की जनगणना के अनुसार तो 19,92,81,477 इतनी संख्या है। ठीक, 19,92,00,000 कहने का मतलब 199 मिलियन, हमारे यहाँ की 199 मिलियन जनसंख्या है। मिलियन के लिए 7 डिजिट होना ज़रूरी है और बिलियन के लिए 10 डिजिट होना ज़रूरी है। 1 मिलियन बराबर 1000 थाउजेंड, 1000 हज़ार होता है। ठीक, 1 मिलियन बराबर 1 बिलियन बराबर 10,000 लाख और 1 बिलियन बराबर 1 मिलियन बराबर 1 मिलियन बराबर 1000 थाउजेंड, 1 मिलियन बराबर 1000 थाउजेंड और 1 बिलियन बराबर 10,000 लाख, 10,000 लाख। 1 मिलियन बराबर 1000 थाउजेंड और 1 बिलियन बराबर 10,000 लाख, 10,000 लाख। तो मेरे यहाँ की आबादी की बात करूँ तो 199 मिलियन आबादी थी, 199 मिलियन, मिलियन 28,000 मिलियन के बाद 2,81,477। ठीक है। अब सुनिए, इस आबादी में जो पुरुषों की आबादी है वो 10 करोड़, अभी मैंने बोला था 19 करोड़ 92 लाख है अपने यहाँ। तो 2011 में जनगणना हुई थी, अभी तो नहीं। तो अब तब 10 करोड़ 45 लाख पुरुष थे, 46 लाख और 9 करोड़ 49 लाख महिलाएं थी, दोनों को मिला करके। चलिए, जनसंख्या आबादी लगभग होती है। और जनसंख्या के बाद लिंग की बात करें हम तो 1000 पुरुष पर 908 ये रेशियो चल रहा है महिलाओं का। इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये 9 से 800 में ना चला जाए आंकड़ा। ठीक है, 1000 पुरुषों पे 908 महिलाएं, 92 कहाँ जाएंगे, गड़बड़ रहेंगे। फिलहाल समानता का अधिकार होना चाहिए। इस ऐसी रेशियो से हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आगे बढ़ाना चाहिए। समानता होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, 1000 पे 1000 होनी चाहिए। अब आइए साक्षरता। साक्षरता की बात करें तो अपने यहाँ जो पुरुषों की साक्षरता है वो 80 के लगभग है और जो महिलाओं की है वो 60 के लगभग है। ठीक है। और दोनों का रेशियो और जेंट्स और लेडीज़ दोनों को मिला दिया जाए तो हमारे प्रदेश की साक्षरता प्रेजेंट टाइम 2021 में ये 70 पहुँच रही है, 69.72। धार्मिक विभाजन पर देखें तो अपने प्रदेश में, अपने स्कूल में हिंदू लगभग 80% के लगभग है। दैट मीन 79.73। ठीक। और मुस्लिम वर्ग जो है वो 20% है, उससे भी कम है, 19.26%। ठीक। और जो अपने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अन्य जो हैं जैसे कि ये सिख, ईसाई और जैन, तो सिख, ईसाई, जैन, सिख ज़्यादा हैं 0.32% और ईसाई हमारे 0.18% और जैन जो हैं 0.11%। तो 0.11 किसका, कुल आबादी का परसेंटेज। अपने प्रदेश में प्रदेश चिन्ह जो होता है आप देखते होंगे कि वृत्त में होता है। वृत्त में एक इधर से यमुना नदी और एक इधर से गंगा नदी बह रही हैं और आगे आके मिल जाती है। ये गंगा यमुना का प्रतीक है वृत्त में। और फिर ऊपर आपका एक धनुष और तीर लगा हुआ होता है। ये भगवान राम राज्य स्थापित करना उत्तर प्रदेश का ये मुख्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य से यहाँ पे ये तीर और धनुष होता है, राम राज्य को बता रहा है कि उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश है, उम्मीदों का प्रदेश है। ये बदलाव हमेशा करता है और राम राज्य स्थापित करता है, समानता लाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे दो मछलियाँ मेन बनी होती हैं। ये हमारे 20% आबादी, 19% ये जो मुस्लिम भाई इनका प्रतीक है। इस राम राज्य में ये लोग भी हैं। और सिख भाई भी हमारे, सिख, ईसाई और जैन, सबसे कम जैन भाई यहाँ पे हैं 11.11 और उससे ज़्यादा ईसाई, फिर उससे ज़्यादा सिख और सिख से ज़्यादा मुस्लिम भाई और मुस्लिम भाई से ज़्यादा हिंदू भाई। इस तरह धर्मों के आधार पे लोग यहाँ पे हैं, लोगों की संख्या है। अब प्रदेश का चिन्ह हो गया। प्रदेश का
पशु, जो प्रदेश का पशु है वो बारहसिंह, वो बारहसिंगा प्रदेश का पशु है। प्रदेश पक्षी कौन सा है? प्रदेश पक्षी पारस है। ठीक है, प्रदेश पशु, प्रदेश पक्षी जो है ये जो होते हैं पशु, जैसे प्रदेश पशु बारहसिंगा, बारहसिंगा बहुत कम होता है, देखने को मिलता है। तो ये एक प्रदेश का जो प्रधानाचार्य होता है, प्रधानाध्यापक होता है, उसको ये पूर्ण जिम्मेदारी होती है जो प्रदेश के, इसलिए ऐसे पशु का नाम दिया जाता है कि जो उसकी सक्रियता को बताए कि क्या वो अपनी धरोहर बचा रखा है, क्या वो प्रधानाध्यापक अपने स्कूल की धरोहर को बचा रखा है। तो वो वही बचा पाएगा जो संवेदनशील होगा, और संवेदनशील व्यक्ति की जगह ज़रूरत भी है मोदी जी को। तो प्रदेश में बारहसिंघा ये जो पशु है इसको बचा के रखना है। होगा कहीं बहुत सेफ में रखे होंगे योगी जी, क्या समझे ना, बहुत सेफ में, अपने से ज़्यादा उसको ध्यान में रखते होंगे कहीं। अरे 2-4 नौकर पड़े होंगे इसकी सेवा में। अब ये क्या है भाई, पक्षी, पारस पक्षी, पारस पक्षी की भी बहुत सेवा होती होगी। कौन करते होंगे? प्रधानाध्यापक, जो अपने प्रदेश का, अपने स्कूल के चिन्ह को नहीं बचा पाए, स्कूल का पक्षी। तो ध्यान दें, इनकी जो जगह होगी बहुत ही मेन जगह होगी, जहाँ पे जैसे कि कोई स्कूल है प्रधानाध्यापक, वहाँ पे और पक्षी, क्योंकि बच्चे सिखाए जाते हैं ना वहाँ पे, तो पक्षी, मेन पक्षी होना चाहिए, प्रदेश का मेन और पशु होना चाहिए। तो वहीं होगा, बाउंड्री के अंदर स्कूल में कहीं रखा होगा, उसकी सेवा हो रही होगी। तो बारहसिंगा होगा वहाँ पे, और पारस अपने स्कूल में क्या होगा, जिसके प्रधानाचार्य योगी जी हैं, जिसके प्रबंधक मोदी जी हैं, उस स्कूल में पशु कौन सा होगा? पशु कौन सा होगा? बोलो बारहसिंगा। उस स्कूल में पक्षी कौन सा होगा? कौन सा पक्षी होगा? पारस पक्षी होगा। उस स्कूल में वृक्ष कौन सा लगा होगा? अशोक के वृक्ष लगे होंगे। उस स्कूल में फूल कौन से लगे होंगे? पलाश के। पलाश फूल किस कलर का होता है? लाल कलर का, मतलब लाल लाल होगा स्कूल में गुलाबी गुलाबी नहीं होगा नाच, ये क्या है भाई? नाच, नाच। तो वहाँ पे नाच कौन सी सा होता है स्कूल में? कथक, कथक नाच होता है, ठीक है, कथक। और खेल कौन सा होता है? हॉकी होता है उस स्कूल में, हॉकी, ठीक। कौन सा स्कूल जिसमें प्रधानाचार्य योगी जी। राज्य की भाषा का क्या नाम है? हिंदी। दूसरी राज्य की भाषा का क्या नाम है? उर्दू। सन 1989 में, 1989 में ये दूसरी राज्य की भाषा उर्दू बनाई गई। कोई पूछे सीमावर्ती देश? नेपाल है। सीमावर्ती प्रदेश कितने हैं? 9। केंद्र शासित प्रदेश 1 है, अन्य प्रदेश 8 है, कुल प्रदेश 9 है। न्यूनतम प्रदेश की सीमा हिमाचल प्रदेश की है। हिमाचल प्रदेश की सीमा पर बसा राज्य सहारनपुर है, एकमात्र राज्य है सहारनपुर, और वो भी है ना के बराबर है सहारनपुर। उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसको राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 को मिला था। और अन्य लोकल यहाँ पे भाषाएं हैं, भोजपुरी, अवधी, ये लोकल भाषाएं हैं। अब बोली तो यहाँ सैकड़ों से अधिक है। आइए जनघनत्व की बात कर लेते हैं। जनघनत्व उत्तर प्रदेश का है 830 जनघनत्व, 830। ब्लॉक 815 बताए थे। जनघनत्व 830। तो 830 का मतलब ये होता है कि 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई धरती पर कुल 800 लोग यहाँ पे रहते हैं। कुल 800 लोग यहाँ पे रहते हैं, 1 किलोमीटर में कुल 800 लोग रहते हैं। यहाँ कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है ना, 1 किलोमीटर में 800 लोग, इधर 1 किलोमीटर लंबाई 1 किलोमीटर चौड़ाई में के बीच जो क्षेत्रफल होता है उसमें 800 लोग रहते हैं। समझ ले, 800 लोग, कितना घनत्व धीरे धीरे बढ़ रहा है, जनसंख्या का न रोकी जाए। और दिल्ली के क्या हाल होंगे? 1 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर उधर में 800 नहीं, 8000, 8000 नहीं, मेरे हिसाब से 18,000। अरे बाप। जनघनत्व के बाद हम आपसे चर्चा कर लेते हैं अपने मीडिया में, क्योंकि अभी वो वर्चुअल दिखा रहे हैं, उनको भी संबोधन नहीं किया है। मीडिया में बात करें तो मीडिया की यहाँ पे हिंदी अखबार चलता है अपने उत्तर प्रदेश में। अमर उजाला भी चल रहा है धड़ाके से, दैनिक जागरण भी चल रहा है धड़ल्ले से, और ये क्या, हिंदुस्तान भी चल रहा है। अंग्रेजी अखबार में देखते हैं तो टेलीग्राम, द हिंदू, ये सब अंग्रेजी अखबार है, द हिंदू, द टेलीग्राम आदि। और बात करते हैं हम लोग इकोनॉमी अखबार से संबंधित, अर्थशास्त्रीय अखबार जो चलते हैं, द इकोनॉमी चलता है, हैं, और द बिजनेस चलता है, बिजनेस लाइन अखबार, ये चल रहा है अखबार। मैंने आपसे बताया नहीं था, खनिज से लेकर खाद्यान्न तक, खनिज से खाद्यान्न तक, और बीच में उ का मतलब उत्पाद और उद्योग, उत्पाद और उद्योग। तो यहाँ पे जो अर्थ जगत का अखबार होगा, आर्थिक अखबार होगा, जिसे द इकोनॉमी टाइम्स या द बिजनेस लाइन, ये बिजनेस लाइन और इकोनॉमी टाइम्स, ये अखबार जो है कौन लेते होंगे? उ में कौन लेता होगा? बोलो, दोनों लेते होंगे। उ का मतलब उत्पाद, ईंख का और तिलहन। तो ईंख और तिलहन जिसको आपको उत्पादित करना होगा, मतलब वो भी तो अर्थ जगत में बढ़ने काम है। तो उ उत्पाद और उद्योग, उद्योग में भी हमने बताया था आपका वो चमड़ा, शक्कर और इलेक्ट्रिक, चमड़ा, शक्कर, इलेक्ट्रिक। तो ये वाले भी सब द इकोनॉमी और द बिजनेस लाइन, ये अखबार खरीदेंगे अर्थ।
टीवी भी है मीडिया का एक भाग। तो अपने टीवी जो उत्तर प्रदेश चले, दूरदर्शन टीवी यूपी ये चल रहा है चैनल, दूरदर्शन है सरकार का चैनल, और विविध हिंदी ये भी है अपने यहाँ, डीडी न्यूज़, एनडीटीवी, ये सब चल रहा है 24 घंटा समाचार अपने उत्तर प्रदेश का। इसी मीडिया के अंतर्गत लेकिन मीडिया यूट्यूब भी चल रहा है, यहाँ पे भी आप योगी जी को लाइव सुन रहे हो, अभी सुनी तो रहे हो। दोस्तों मित्रों, भारत में आप सभी जानते हैं, भारत में शासन व्यवस्था जो है वो द्विसदनीय है, द्विसदनीय शासन व्यवस्था है। भारत में द्विसदनीय शासन व्यवस्था है। भारत के ही जैसे इसमें जो राज्य हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि आपके 28 राज्य और 9 केंद्र शासित इन 2021, तो 37, 28, 9, 37, कुल 37 आपके विद्यालय खुले हुए हैं। तो कुछ विद्यालय भी यहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था लागू है, कुछ विद्यालयों में भी द्विसदनीय व्यवस्था लागू है। जैसे अपने उत्तर प्रदेश में ही द्विसदनीय व्यवस्था लागू है, यहाँ पे भी द्विसदनीय व्यवस्था है। तो पहले यदि हम भारत की द्विसदनीय व्यवस्था के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें तो मज़ा आ जाएगी। पहले हम मोदी जी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे द्विसदनीय इस प्रकार से है कि पहले सदन का एक द्विसदनीय बोले तो 2 सदन, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, ठीक है, साथ में तो आएंगे, छोटा बड़ा आएंगे। तो एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, इसमें द्विसदन। बड़े भाई का नाम है लोकसभा, सॉरी बड़े भाई का नाम है राज्यसभा, आर है ना आर, तो राज्यसभा, और छोटे भाई का नाम है लोकसभा। राज्यसभा राज्यों का परिषद कहा जाता है, राज्यसभा को राज्यों का परिषद कहा जाता है, और लोकसभा को लोगों का सदन कहा जाता है। इतनी बात समझ में? राज्यसभा को राज्यों का परिषद कहा जाता है, लोकसभा को छोटे वाले भाई को क्या कहते हैं, लोकसभा लोगों का सदन कहा जाता है। बड़े वाले भाई की बात करें, सबसे पहले राज्यसभा की, आर, अल्फाबेट में आर सबसे आगे है, तो बड़ा तो यही है। तो राज्यसभा बड़ा भाई है, पहले इसकी बात करते हैं राज्यसभा की। तो सुनिए, राज्यसभा में कुल जो सीट होती हैं इस समय इन 2021 में 245 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 245 सीटें। 245 सीटों में 145 सीटें, एक मिनट, 245 में ध्यान दीजिए 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य होते हैं। 245 सीटें हैं राज्यसभा में, 245, जिसमें 12 राष्ट्रपति नामित करता है। अगर छोटे वाले भाई की बात साथ करें, वहाँ कितनी सीटें होंगी? इच्छा होती होगी ना, छोटे वाले भाई में कितनी सीटें हैं? तो छोटे वाले भाई में इस समय 545 सीटें हैं। कितनी? 545। उसमें भी राष्ट्रपति द्वारा 2 सीटों की नियुक्ति की जाती है। 2 सीटों का सदस्य राष्ट्रपति चुनता है। 2 सीटों की सदस्यता कौन करता है? राष्ट्रपति चुनता है, वहाँ पर 2 सदस्य बैठाता है अपने, और वो कैसे? आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को वहाँ पर बैठाया जाता है, ठीक है। तो अभी आपने देखा, बड़े भाई राज्यसभा में 245 सीटें थी, छोटे भाई लोकसभा में 545 सीटें थी। 245 में राष्ट्रपति 12 आंग्ल भारतीय समुदाय लोगों को बैठाता है, और 545 सीटों में मात्र 2 लोगों को राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय सदस्य को बैठाते हैं। ये आंग्ल भारतीय समुदाय क्या होता है? आंग्ल बोले तो अंग्रेज लोग होते हैं, अंग्रेजी कल्चर होता है इनका, अंग्रेजी संस्कृति होती है। ब्रिटेन के या विदेशी जो लोग होते हैं, विदेशी लोग, क्योंकि देखिए विदेशी लोगों को तो हमारी यहाँ की जनता तो कोई चुन के उनको वहाँ बैठाएगा नहीं हैं। यहाँ तो हमारे जुन्नी सिंह और यहाँ हमारे ये लोकसभा सांसद ये साधु रंजन ज्योति, ये हैं, हम लोग तो इनको बैठाएंगे, क्योंकि ये आंग्ल भारतीय को हम थोड़ी बैठाएंगे, अंग्रेजों को थोड़ी बैठाएंगे यहाँ पे। तो क्योंकि सदन में सभी चीज़ मालूम होना चाहिए, विदेशी चीज़ों को मालूम होना चाहिए, इसलिए उनकी अति देख रेख, अति व्यवस्था, मेहमान है वो, तो हम सर्च पावरफुल आदमी के द्वारा बैठाए जाते हैं। वो मेहमान है कौन? आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग। तो राष्ट्रपति उनका नमोनित करता है। अच्छा, ये आंग्ल भारतीय लगा ना, भारतीय कैसे? भारतीय तभी जब भारतीय नारी से ये शादी कर लें, भारतीय नारी से जब शादी कर लें तो ये आंग्ल भारतीय तब पूरा बनता है, ठीक है। वहीं से ये शुरू हो जाता है। जब तक ये शादी नहीं करेंगे, यहाँ पर रहेंगे नहीं, तो काहे कि आज स्थायी से ये यहाँ पर थोड़ी ना सोचेंगे फिर, ठीक है। तो राष्ट्रपति जी पहले उनको दामाद बनाएंगे, फिर कुर्सी में बैठाएंगे। देखिए, राज्यसभा के सभापति कौन से होते हैं? जो ये 245 लोगों को कंट्रोल में करते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन है इस समय? तो वेंकैया नायडू हैं। और सभापति जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, उच्च सदन के जो सभापति होते हैं, राष्ट्रपति ही इस समय उनको निर्वाचित सभापति बनाए जाते हैं, उपराष्ट्रपति, ठीक। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू अभी 11 अगस्त 2017 को ये बैठाए गए थे, ठीक है, इस पद पर, किस पे? राज्यसभा अध्यक्ष पद पर। तभी ये राज्यसभा के सभापति कहे जाते हैं। औपचारिक संबोधन महोदय है, महोदय शब्द से ही इनको संबोधित करेंगे, महोदय, ओके। और भी हैं। अब हम राज्यसभा के उपसभापति की बात करें तो उपसभापति हमारे हैं हरिवंश नारायण सिंह। कौन? हरिवंश नारायण सिंह। 9 अगस्त 2018 को बैठाए गए थे। वो 11 अगस्त 2017 को सभापति और उपसभापति 9 अगस्त 2018 को, और ये 11 अगस्त 2017 को। 11 अगस्त 2017 को वेंकैया नायडू बने सभापति 2017, और उपसभापति 2018, मतलब 1 वर्ष बढ़ गया। लेकिन तारीख 11 है तो 2 दिन घट गई। सन 1 वर्ष बढ़ गया, तारीख घट गई, ठीक है। सन 1 वर्ष बढ़ गया, तारीख 2 दिन घट गई। सन 1 वर्ष बढ़ गया, 17 से 18 हो गया, तारीख 2 दिन घट गई, 11 से 9 अगस्त हो गई। तो 9 अगस्त 2018 को उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह बनाए गए। तो अभी आपने देखा राज्यसभा 245।
तो इन 245 सीटों को संभालते हैं वेंकैया नायडू और हरिवंश नारायण सिंह। इन 245 लोगों को कौन संभालते हैं? वेंकैया नायडू और हरिवंश नारायण सिंह ये संभालते हैं। अगर हम छोटे भाई निचले सदन की बात करें, निम्न सदन की, तो वहाँ पे 545 लोग बैठे हैं और उनको संभालता कौन है? तो इस समय संभालते हैं ओम बिरला। ओम बिरला संभालते हैं। ये लोकसभा अध्यक्ष है, लोकसभा के सभापति अध्यक्ष, और लोकसभा के उपाध्यक्ष का रिक्त खाली है, ठीक है। और ये प्रथा रही है कि उपाध्यक्ष जो चुना जाए विपक्ष की तरफ से चुना जाए, विपक्ष की ओर से, और चूँकि विपक्ष के पास सीटें नहीं है इस समय, मोदी के विपक्ष में कोई नेता ही नहीं वहाँ पे सदन में। चलिए तो नेताओं की बात कर लेते हैं। तो वहाँ पे तो अभी आपने देखा कि 245 को वेंकैया नायडू हरिवंश नारायण सिंह संभालते हैं और 545 सीटों को ओम बिरला अकेले संभालते हैं, उपाध्यक्ष कोई है नहीं। अभी हमने आपको बताया कि 245 का गुरु कौन है? गुरु वेंकैया नायडू हैं, ठीक। वेंकैया नायडू हरिवंश नारायण सिंह ये गुरु हैं और 545 सीटों के गुरु ओम बिरला है। अब 245 सीटों का नेता कौन है? तो नेता यहाँ पे थावरचंद गहलोत भाजपा के हैं। थावरचंद गहलोत 8 जून 2019 को बनाए गए थे नेता, ठीक है। 245 जो हैं इनमें नेता जो हैं थावरचंद गहलोत, ठीक है। और ये सदन नेता और विपक्ष नेता, गवर्नमेंट नेता ये, विपक्ष नेता यहाँ पे गुलाम नबी आज़ाद है। 245 सीटों में जो, ठीक है, राज्यसभा है, इन नेता जो है थावरचंद गहलोत हैं और विपक्ष नेता गुलाम नबी आज़ाद है। तो अभी आपने देखा लोकसभा में पक्ष नेता जो है, पक्ष में थावरचंद गहलोत और विपक्ष में भी गुलाम नबी आज़ाद, पक्ष प्रतिपक्ष या विपक्ष। तो अभी आपने देखा 245 में गुरुओं को और उनके नेताओं को। अब 545 में इनके गुरु हैं ओम बिरला और इनके नेता हैं, 545 में जो नेता हैं वो मोदी जी हैं। दिस इज गोल्डन मैन ऑफ इंडिया, मोदी जी। 545 लोगों का नेता, जहाँ 545 लोकसभा सांसद बैठे हैं, उनका नेता मोदी जी, माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो इनके विपक्ष में कोई है ही नहीं। इतने अच्छे नेता हैं कि विपक्ष में कोई है नहीं। सही बात है, विपक्ष में रिक्त खाली पड़ा है इन 2021 में, ठीक है, क्योंकि किसी के पास 10% सीट से अधिक कोई है ही नहीं। संविधान के अकॉर्डिंग 10% से अधिक सीट पाने वाला ही विपक्ष का दावेदार बन सकता है और 10% से अधिक सीट किसी के पास नहीं। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी 26 मई 2014 को मनोनीत किए गए थे इस पद पर, प्रधानमंत्री पद पर, 26 मई 2014 को। तो अभी आपने देखा कि 245 को राज्यसभा कहा जाता है, 245 सीटों को राज्यों का परिषद कहा जाता है। 245 के गुरु वेंकैया नायडू हरिवंश नारायण सिंह हैं। 245 सीटों के नेता थावरचंद गहलोत हैं और विपक्ष नेता गुलाम नबी आज़ाद। और इसमें 245 में हम बात करें भाजपा की कितनी है तो 145 हैं। तो 100 विपक्ष की होगी? नहीं, 95 विपक्ष की हैं, 5 यहाँ भी रिक्त हैं। तो राज्यसभा में भी 5 सीटें रिक्त हैं। कुल 245 हैं, 245 से 145 भाजपा की हैं, 95 विपक्ष की हैं, 5 आपकी रिक्त हैं। अब वो रिक्त 5 कौन से हैं? जो राष्ट्रपति में 12 नियुक्त करता है वो वाले 5 पड़े हैं, या फिर जो पक्ष विपक्ष नेताओं के द्वारा चुने जाते हैं वो वाले रिक्त हैं? तो पता नहीं कौन से रिक्त हैं। 245 में 5। अब आते हैं 545 में। अब आते हैं 545 में। 545 को लोकसभा लोगों का सदन कहा जाता है। ये लोग 545 के गुरु ओम बिरला है, 545 के नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, विपक्ष में कोई नेता नहीं। 545 में अभी हमने बताया इसके गुरु ओम बिरला, इसके नेता मोदी जी जो 15वें पीएम बने 26 मई 2014 को, 26 मई 2014 को 15वें पीएम बने। और ये इस समय 16वीं लोकसभा कार्यक्रम का गठन कहलाता है। यह 16वीं लोकसभा कार्यक्रम का गठन कहलाता है। यह 16वीं लोकसभा कार्यक्रम का गठन कहलाता है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी 15वें पीएम के रूप में 26 मई 2014 को मनोनीत किए गए 15वें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी 16वें लोकसभा गठन के लिए, ओके, 16वें लोकसभा गठन के लिए 15वें पीएम नरेंद्र मोदी। तो 545 में अभी हमने बताया कि इसमें इसके नेता में इनकी सीटों में बीजेपी की कितनी है? 353। 545 सीटों में 353 बीजेपी की हैं, जिसमें 330 इसकी स्वतः की हैं और ये इसकी विचारधारा में जुड़ी पार्टी। कुल मिला के 353 बीजेपी के खाते में, सरकार के साथ हैं 353 सीटें। सरकार के विपक्ष में हैं 189 सीटें, सरकार के विपक्ष में 189 सीटें, पक्ष में 353 और रिक्त है 1 सीट, ठीक है। तो 189 और 353 और 1, इन तीनों को मिलाने के बाद रिक्त 1 न कर करके 3 कह देते हैं। 3 में से ये होगा कि 2 तो आपके राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे ना, लोकसभा सांसद, आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग 2 मनोनीत किए जाएंगे, ठीक है। इस तरह से पक्ष विपक्ष और 2 इनके, अब 1 रिक्त, तो 1 रिक्त और 2 इनके 3 ये मिला लीजिए, 189 मिला लीजिए, 353 मिला लीजिए, तीनों जोड़ेंगे 545 आ जाएगा। 3 189 553, सॉरी 353, तो 545 बराबर
अब हम बात करें यूपी की, तो यूपी में लोकसभा के जो सीटें हैं, लोकसभा की सीटें 80 हैं, और जो राज्यसभा में चुनकर जाते हैं उनकी सीटें निर्धारित की गई हैं राज्यसभा के लिए यूपी से 31। ठीक, राज्यसभा में जो चुनकर जाते हैं उनकी संख्या यूपी में निर्धारित की गई है 31 लोगों को चुनकर यूपी से ले जाया जाएगा, और निम्न सदन लोकसभा में 80 लोगों को चुनकर यूपी से ले जाया जाएगा। ठीक, तो ये तो यूपी के बाहर की बात, यूपी से उठा लिए जाएंगे इनको और दिल्ली में पहुंचा दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं जो यूपी में ही रहेंगे, अपनी यूपी की ही सीमा के अंदर रहेंगे, वो यूपी की सीमा के अंदर जो रहेंगे वो हैं विधान परिषद में ये भी है, तो इसमें भी उच्च सदन और निम्न सदन, इसमें भी दो भाई होंगे, बड़ा भाई छोटा भाई। बड़े भाई का नाम यहाँ पे है, जो यूपी के अंदर ही रहेंगे उनकी बात कर रहा हूँ। बड़े भाई का नाम है विधान परिषद, छोटे भाई का नाम है विधान सभा। बड़े भाई का नाम विधान परिषद, जिसमें सीटों की संख्या 100 है, बिल्कुल वैसे ही भारत के तरीके। ठीक है, मैनेजर सर के तरीके प्रधानाचार्य का यहाँ पर नियम है, योगी जी का भी नियम है कि जो विधान परिषद उसमें 100 सीटें कम रखी गई हैं, जैसे वहाँ पे 245 थी, वहाँ 545। ठीक, तो यहाँ पे भी कम रखी गई हैं विधान परिषद की, बड़े भाई की सीटें 100 रखी गई हैं, और छोटे भाई विधानसभा की सीटें 404 रखी गई हैं। कितनी? 404। तो यूपी के अंदर की बात कर रहे हैं, विधान परिषद मतलब 100 सीटें जो है उसका विधान परिषद नाम है, और जिसकी 404 सीटें हैं उसका विधानसभा नाम है। विधानसभा छोटा भाई है और विधान परिषद बड़ा भाई है। बड़े भाई को उच्च सदन के नाम से संबोधित करते हैं कि ये उच्च सदन है, और विधानसभा छोटा भाई इसको निम्न सदन कहते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि 100 जो है विधान परिषद, तो विधान परिषद के गुरु कौन से हैं? तो झांसी निवासी कुंवर मानवेंद्र प्रताप इनके गुरु हैं, और इसे विधान परिषद को इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद कहते हैं। इसे विधान परिषद के गुरु, लेजिस्लेटिव काउंसिल के गुरु हैं झांसी निवासी कुंवर मानवेंद्र प्रताप सिंह। झांसी निवासी कुंवर मानवेंद्र सिंह। लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब LEGISLATIVE। ठीक है, LEGIS लेजिस्लेटिव, LEGIS काउंसिल COUN। तो अभी आपने देखा विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल में 100 सीटें हैं। 100 सीटों के गुरु कौन हैं? बोले तो सभापति झांसी निवासी कुंवर मानवेंद्र प्रताप इन 2021। ठीक है, और उप सभापति कहने का मतलब विधान परिषद के उप सभापति, लेजिस्लेटिव काउंसिल के उप सभापति की जगह अभी खाली है। अब बात करें ये 404 सीटों वाली, तो 404 सीटों को कहते हैं निम्न सदन। बोले तो विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा LEGIS लेजिस असेंबली ASSE लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में कुल 404 सीटें हैं। इनमें गुरु, लेजिस्लेटिव असेंबली के गुरु हैं हृदय नारायण दीक्षित। कौन है? हृदय नारायण दीक्षित इन 2021। इन सबकी सदस्यता कौन दिलाई होंगे? राज्यपाल दिलाई होंगे। इस समय राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। अब राज्यसभा के मुख्य सचिव होते हैं, तो इस समय कौन है? तो आनंदीबेन पटेल के मुख्य सचिव इस समय हैं राजेंद्र कुमार तिवारी, मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी। उप मुख्य सचिव कौन है? महेश कुमार गुप्ता। किसके? आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल उत्तर प्रदेश। तो यही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल राज्यपाल ने इन गुरुओं को मनोनीत किया विधानसभा और विधान परिषद के लिए अध्यक्ष, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी तक हमने जाना कि 404 सीटों में जो इंग्लिश बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, हिंदी में विधान सभा बोलते हैं। इसके गुरु बोले सभापति कौन है? हृदय नारायण दीक्षित है, ये भी हमने जाना। उप सभापति खाली है। ठीक है, बात नेता की आते हैं। इसके बाद गुरुओं के बाद नेता की बात करें तो 404 लोगों को जो संभालते हैं वो है हृदय नारायण दीक्षित। 404 में जो मेन नेता है यहाँ पे योगी आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ जी हैं। मार्च 2017 में बैठे थे गद्दी पे। ये नेता 404 नेताओं में नेता हैं, सबसे बड़े नेता। और ये तो पक्षीय नेता हैं। विपक्षीय नेता कौन से हैं? तो राम गोविंद चौधरी ये विपक्षीय नेता है विधानसभा में। और विधान परिषद में नेता, पक्षीय नेता कौन है? डॉक्टर दिनेश शर्मा, वही जो इस समय उप मुख्यमंत्री हैं। विधान परिषद में वो पक्षीय नेता का पद पाए हुए हैं। पक्षीय नेता डॉक्टर दिनेश शर्मा और विपक्षीय नेता श्री अहमद हसन है। ठीक, विधान परिषद में भाई, विधान परिषद में पक्षीय नेता डॉक्टर दिनेश शर्मा जो उप मुख्यमंत्री हैं, और विपक्षी नेता अहमद हसन। ठीक, तो ये थी उत्तर प्रदेश के लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हुई। इसी प्रकार लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली बोले तो काउंसिल परिषद हो गया और असेंबली सभा। तो विधान परिषद और विधानसभा द्विसदनात्मक प्रणाली उत्तर प्रदेश की तरह, इस स्कूल की तरह अन्य स्कूल जैसे कि 6 अपने पूरे भारत में 6 ऐसे स्कूल हैं जहाँ ये द्विसदनात्मक प्रणाली लागू है। जैसे उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि द्विसदनात्मक प्रणाली है, तो इसके साथ साथ 5 राज्य और हैं, वहाँ भी हम देख सकते हैं यही पूरा। उनके गुरु, उनके उपगुरु, उनके नेता, पक्षी नेता, विपक्षी नेता। फिर दूसरे वाले में भी गुरु, उपगुरु, पक्षी नेता, विपक्षी नेता। दूसरे भी राज्यों में हम देख सकते हैं। वो राज्य हैं महाराष्ट्र, यहाँ भी हम सब देख सकते हैं यही चीज़, और बिहार में भी यही सब चीज़ें देख सकते हैं। तीसरा तेलंगाना में देख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गए हमारे 4 राज्य, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना, ये 4 राज्य हैं। और 2 राज्य हमारे कमर के बाईं ओर और दाईं ओर होते हैं। कमर के दाईं ओर ये कर्नाटक और बाईं ओर आंध्र प्रदेश, यहाँ भी द्विसदनात्मक प्रणाली लागू है।
तो हो गए 6। तो देखिए मैंने पूरे भारत के जितने भी 36 राज्य हैं मैंने इनको अपने शरीर में बना के रखा है। तो कमर के बाईं और दाईं ओर हमारा कर्नाटक है, बाईं ओर आंध्र प्रदेश है। ठीक, यहाँ भी द्विशब्दात्मक प्रणाली लागू है। यहाँ भी हम कौन गुरु है कौन उपगुरु है, हैं कौन पक्षी नेता विपक्षी नेता, यहाँ पक्षी नेता कौन है, यहाँ पक्षी नेता कौन। ठीक, हाँ, उच्च सदन में कौन पक्षी नेता है, निम्न सदन में कौन पक्षी नेता है। ठीक है, उच्च सदन में विपक्षी नेता कौन है, निम्न सदन में विपक्षीय नेता कौन है। विपक्षी, जहाँ जहाँ ये द्विशब्दात्मक प्रणाली लागू है उन राज्यों में दो दो पक्षीय नेता और दो दो विपक्षीय नेता के नाम जरूर कंपटीशन में याद रखिएगा। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में दो दो पक्षीय नेता जो हैं योगी आदित्यनाथ और दूसरे उच्च सदन में जो डॉक्टर दिनेश शर्मा, और विपक्षी नेता में उच्च सदन में हसन अहमद हसन और निम्न में राम गोविंद यही उत्तर प्रदेश में। अभी देखा अहमद हसन के गुरु कौन होंगे, कुंवर मानवेंद्र सिंह सभापति, और राम गोविंद के गुरु कौन होंगे, हृदय नारायण दीक्षित, दोनों भाजपा के गुरु। तो अहमद हसन के गुरु मानवेंद्र सिंह, ये भी भाजपा के हैं, तो बेचारे चेला क्या करेंगे भाजपा में। राम कोविंद के भी गुरु हृदय नारायण दीक्षित, ये भी भाजपा के हैं, तो बेचारे चेला क्या करेंगे, बहुत दयनीय स्थिति है। और ये यार थोड़ा नाच गाना हो जाए। तो उत्तर प्रदेश में लोकगीत क्या होते हैं, में आपके बिरहा है, आल्हा है, फाग है, और ये क्या है, रसिया है, कजरी है, ये सब लोकगीत हैं उत्तर प्रदेश। ये बिरहा है, आल्हा है, ये होली के पर्व में फाग है, ये सब गाए जाते हैं। ठीक है, रसिया कजरी ये सब लोकगीत हैं उत्तर प्रदेश के। देखिए लोक नृत्य भी उत्तर प्रदेश में लोक नृत्य जैसे कि कट घोड़ा है, कट घोड़ा, धोबिया ये धोबियों के द्वारा डांस में पर्व के समय किया जाता है। चरकुला है, ये भी आपका डांस है, लोक डांस उत्तर प्रदेश का। पांडव भी, ये भी डांस है उत्तर प्रदेश का लोक डांस। ये चरकुला पांडव ये सब बढ़िया बढ़िया वाले डांस हैं, लोक नृत्य हैं उत्तर प्रदेश के। चरकुला बढ़िया बोले तो आदमी जब औरतों के कपड़े पहन लेता है और फिर ठुमक ठुमक लगाता है, उसी को चरकुला या पांडव कुछ ऐसा नाच कहते हैं। धोबिया डांस में आप हिप हॉप डांस भी थोड़ा करके मार सकते हैं, धोबिया डांस में हिप हॉप की स्टेप भी कर सकते हैं। कट घोड़ा में 2-4 स्टंग लगा सकते हैं अच्छे मार की तरह। तो ये थे हमारे लोक नृत्य लोक डांस किसके, यूपी के। देखिए उत्तर प्रदेश की बोली के बारे में बताई चुके हैं, ऑफिशियल बोली हिंदी है। ये 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था तब ये ऑफिशियल हिंदी बनी उत्तर प्रदेश की, ऑफिशियल भाषा हिंदी 1947 को। और 1989 को उर्दू बनी है ऑफिशियल, 1989 को दूसरी ऑफिशियल भाषा उर्दू बनी थी। और उसके बाद फिर आपके लोकल भाषाएँ हैं, भोजपुरी और अवधी भाषाएँ हैं, और ब्रज भाषा है अवधी, है भोजपुरी अवधी ब्रज भाषा ये हैं। इनके अलावा 40 और भी भाषाएं हैं। ठीक है, भोजपुरी अवधी ब्रज भाषा के अलावा 40 और भाषाएं भी हैं उत्तर प्रदेश में। और भी याद रखेंगे जैसे कि हाई कोर्ट हमारा, इसको हिंदी में उच्च न्यायालय कहते हैं, प्रयागराज में स्थित है। और इसकी खंडपीठ हमारी लखनऊ में है। लखनऊ से भी कामकाज होते हैं, इलाहाबाद के कामकाज कहाँ से होते हैं, लखनऊ से भी संपन्न कराए जाते हैं। लखनऊ से भी होते हैं भाई, क्यों, क्योंकि इलाहाबाद की खंडपीठ जहाँ रख दी गई है। जैसे हम किसी बैंक की शाखा को कहीं रख देते हैं तो वहाँ से काम होने लगता है उस बैंक का, उसी प्रकार से हाई कोर्ट की शाखा हमने कहाँ लखनऊ में रख दी है, तो वहाँ से भी हाई कोर्ट के काम हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अगर हम प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें, तो अगर पूछ ले कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम महिला मुख्यमंत्री या प्रथम मुख्यमंत्री पूछ ले, तो प्रथम मुख्यमंत्री अगर पूछे तो गोविंद वल्लभ पंत, और प्रथम महिला मुख्यमंत्री अगर पूछे तो सुचेता कृपलानी में आंसर लगाना है। ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत, प्रथम महिला मुख्यमंत्री अगर पूछे तो सरोजिनी नायडू में सुचेता कृपलानी में आपको आंसर मारना है, सुचेता कृपलानी में आंसर मारना है। ठीक, तो प्रथम मुख्यमंत्री या प्रथम महिला मुख्यमंत्री आप समझ गए, प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत और प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। अब ये तो मुख्यमंत्री की बात हुई। प्रथम अगर राज्यपाल की बात करें, प्रथम राज्यपाल या प्रथम महिला राज्यपाल, दोनों में अगर आप पूछ ले तो आपको सरोजिनी नायडू ही लगाना है, क्योंकि सरोजिनी नायडू पहली राज्यपाल है और सौभाग्य की बात है कि ये महिला राज्यपाल भी हैं। सौभाग्य की बात है कि ये महिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल सरोजिनी नायडू है, सौभाग्य की बात है कि महिला है। तो अगर महिला राज्यपाल की बात पूछें तो यही सरोजिनी नायडू ही होगी। उत्तर प्रदेश की विशेषता की कड़ी में और आप लोग देखिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश की विशेषता में और आती है सबसे बड़ी और सबसे छोटी जनजाति की अगर बात करी जाए तो सबसे बड़ी जनजाति उत्तर प्रदेश में है थारू, और छोटी जनजाति वन रावत। तो सबसे बड़ी सबसे छोटी जनजाति क्रमशः थारू और वन रावत है, थारू और वन रावत है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति एसटी की कुल जनसंख्या 0.57%। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 0.57%। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है। एसटी कैंडिडेट आपको मिलेगा सोनभद्र जिला में। ओके, तो यार एसटी की जितनी भी पोस्टें आती हैं सब तो सोनभद्र वाले ही ले जाते होंगे एसटी की, क्योंकि सोनभद्र में बहुत ही पावरफुल माइंड वाले लोग रहते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का हब है। यूपी में प्रथम वन नीति द्वितीय वन नीति कब लागू हुई थी? यूपी में प्रथम वन नीति द्वितीय वन नीति क्रमशः 1952 और 1998। 1952 46 साल के बाद 1998 को दूसरी वन नीति लागू हुई थी। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पूरे एक सप्ताह 1 वीक चलता है वन महोत्सव। भारत देश गौरवान्वित होता है उत्तर प्रदेश की किन बातों से? भारत देश उत्तर प्रदेश की किन बातों से गौरवान्वित होता है? सुनिए, यहाँ गेहूं के उत्पादन से गौरवान्वित होता है भारत देश।
उत्तर प्रदेश की दूध उत्पादन से भी गौरवान्वित होता है, गन्ना उत्पादन से भी गौरवान्वित होता है, आलू उत्पादन से भी गौरवान्वित महसूस होता है करता है। रेल मार्ग तरक्की पर है, पोस्ट ऑफिस नंबर 1 पर है भारत देश में। कहाँ के नंबर 1 पर? यूपी के, उत्तर प्रदेश के, ये सब नंबर 1 पर है। पूरे भारत में बात करते हैं, पूरे भारत में यहाँ का पोस्ट ऑफिस बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर है। रेल मार्ग विकास बहुत नंबर 1 पर है। गेहूँ उत्पादन विकास नंबर 1 पर है। गन्ना उत्पादन विकास नंबर 1 पर है पूरे भारत में। गन्ना उत्पादन में विकास नंबर 1 पर है पूरे भारत में। आलू उत्पादन में विकास नंबर 1 पर है भारत में। अब बात करते हैं यूपी में सबसे पहले हिंदी अखबार 1845 को शुरू हुआ था बनारस में। 1845 को बनारस, 1845 में। उर्दू अखबार सबसे पहला उर्दू अखबार उत्तर प्रदेश में सरदल अखबार चला था, सरदल के नाम से चला था उर्दू अखबार। ये यही 45 में 46 में चला गया था, 1846 में। जो हिंदी वही मुस्लिम, 45 तो 46 में है, मतलब समझो। सुनिए, उत्तर प्रदेश में आवरण, आवरण बोले तो घेराबंदी, आवरण तो जैसे कोई बाग का आवरण हो गया, खाही उठा दी गई, चौधी खींच दी गई। आवरण भाग है उत्तर प्रदेश का 9.18% आवरण भाग। अब इस आवरण भाग में दो तरह के आवरण है, वृक्षावरण और वन आवरण। वृक्ष आवरण 3.09 है परसेंट और वन आवरण 6.09 आवरण, 6.09% वन आवरण और 3.09% वृक्षावरण। तो वृक्षावरण से वन आवरण डबल है, 3 2 6, ये 3 है 3%, ये 6%, तो टोटल कितना है 36 9 9.18 कुल आवरण। तो समझ गए, वृक्ष आवरण अगर 3% है तो वन आवरण 6%, जस्ट डबल, वन आवरण डबल होना चाहिए, वन बड़ा होता है। कुल हो गया 36 9। अब ध्यान दें, यूपी में प्रथम रेलगाड़ी इलाहाबाद से कानपुर के बीच चली थी, इलाहाबाद से कानपुर यूपी में। तो आप सोच रहे होंगे 1857 में ही चली होगी, तो अंग्रेजों से छुड़ा के मंगल पांडे इलाहाबाद से कानपुर गए, उनको मार। तो 1857, यस ये सही कर रहे हो यार, 57 में 3 जोड़ दो, तो 57 में 2 जोड़ दो, 1859 में। हाँ 1859 में है, उस दिन रेल भाग गए होंगे मंगल पांडे लोग, इलाहाबाद से सीधा गए, आज साले को मार, आज फोड़ डालेंगे तोड़ डालेंगे, फोड़ डालेंगे तोड़ डालेंगे। कानपुर कहाँ, इलाहाबाद से कानपुर जा रहे हैं, रेलगाड़ी से जा रहे हैं, तोड़ डालेंगे फोड़ डालेंगे, जाने दो रेलगाड़ी का, चाहे 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 चाहे। एक बार सुनिए, अगर अभ्रक पूछ ले कि अभ्रक कहाँ पाया जाता है तो 4 ऑप्शन दे देगा, क्या बताओ, बिजनौर, बलरामपुर, बुलंदशहर और पटना। तो समझ लीजिए कि ये बिजनौर, बुलंदशहर और यूपी में अभ्रक पाया ही नहीं जाता है, बस इतना आप ध्यान दीजिएगा। अभ्रक एक प्रकार की धातु है, ठीक है, कास्टली है, हम लोग कृषि ज़्यादा करते हैं, अभ्रक है अपने देशी में, टेंशन ना लो। चलो अब संबंध थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे हाथी का संबंध शिवालिक से है, शिवालिक से है। चिंकारा का संबंध विंध्य के जंगलों से है, चिंकारा का संबंध विंध्य के जंगलों से है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान का संबंध 1 से है, जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 1 ही है। प्राणी उद्यान का संबंध 2 से है, प्राणी उद्यान 2 ही है। जू एक आपका ये कानपुर में है, हम लोग गए थे कानपुर में, और ये जू है, और एक लखनऊ में जू है, ठीक है। तो ये प्राणी उद्यान है। तो राष्ट्रीय उद्यान का संबंध 1 से है, प्राणी उद्यान का संबंध 2 से है। 2 और है, बर्ड सेंचुरी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बर्ड सेंचुरी को हिंदी में कहते हैं पक्षी विहार, बर्ड सेंचुरी को चिड़िया विहार, पक्षी विहार, बर्ड मीन पक्षी होती है ना, पक्षी विहार। तो इसका संबंध 13 से है, पक्षी विहार का, उड़ रही है 13 से। वन्य जीव, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके हिंदी में कहते हैं वाइल्ड, वन्य लाइफ मतलब जीव, वन्य जीव विहार, वन्य जीव विहार का संबंध 12 से है, ठीक है। उत्तर प्रदेश से एक प्रश्न और पूछा जाता है हमेशा, क्षेत्रफल से संबंधित है। तो क्षेत्रफल से पूछा जाता है कि सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल और जिला ये दोनों संबंध है। और देखिए बोला जाएगा यूपी में कौन सा जिला है जो सबसे छोटा जिला है, तो इस समय वो भदोही है, ठीक है। क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से ना भदोही है, और जनसंख्या की दृष्टि से महोबा है, ठीक। सबसे कम क्षेत्रफल की दृष्टि से भदोही और सबसे कम जनसंख्या की दृष्टि से महोबा। और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस जिले का है? लखीमपुर का, लखीमपुर खीरी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल, सॉरी खीरी, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, ठीक, लखीमपुर। अब सबसे बड़ा, तो सबसे छोटा भदोही है, लास्ट में, सबसे लास्ट में भदोही है, और सबसे शुरू में क्षेत्रफल में आगे लखीमपुर है। तो सबसे बाद में आपका सबसे छोटा लास्ट में भदोही है। लास्ट से दूसरे नंबर पे आता है भदोही के बाद छोटा जो आता है गाजियाबाद आता है। फिर लास्ट से तीसरे नंबर पे जो आता है छोटे जिले में क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला गौतम बुद्ध नगर, जी। लास्ट से तीसरे पे है गौतम बुद्ध, लास्ट से दूसरे पे है गाजियाबाद, और लास्ट में सबसे कम जो क्षेत्रफल भदोही। तो सबसे कम भदोही, सबसे लास्ट में क्षेत्रफल भदोही, लास्ट से दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल में जो कम है गाजियाबाद, तीसरे नंबर पर जो कम है क्षेत्रफल में गौतम बुद्ध नगर, ठीक। इसी तरह शुरू में बात करें तो सबसे बड़ा लखीमपुर, और उसके बाद उससे थोड़ा छोटा सोनभद्र, लखीमपुर के बाद सोनभद्र सबसे बड़ा जिला माना जाता है। और प्रारंभ से तीसरे नंबर पे सोनभद्र के बाद सबसे बड़ा जिला हरदोई माना जाता है। तो अभी आपने देखा सबसे छोटा राज्य जनसंख्या वो से क्षेत्रफल की दृष्टि से भदोही है, लास्ट में सबसे भदोही, सबसे छोटा राज्य भदोही। फिर लास्ट से सेकंड नंबर पर गाजियाबाद, मतलब सबसे छोटा भदोही था, उससे पहले अगर भदोही ना होता तो फिर कौन छोटा था? गाजियाबाद, गाजियाबाद ना होता उससे पहले फिर कौन छोटा था? गौतम बुद्ध नगर, ठीक। तो लास्ट से तीसरे नंबर पे गौतम बुद्ध नगर छोटा है, लास्ट से दूसरे नंबर पे छोटा गाजियाबाद, तो पहले सबसे छोटा भदोही, शुरू में सबसे
बड़ा जनसंख्या क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी। अगर लखीमपुर खीरी ना होता तो सबसे बड़ा, उसके बाद होता सोनभद्र, सोनभद्र के बाद फिर कौन सा सबसे बड़ा जिला? हरदोई। तो ये हमने क्षेत्रफल की बात की, एरिया की।